अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया आतिफ और मैं डायरेक्टर हूँ स्टेपा हेड पर। आज हम बात करेंगे कैमल मिल्क के बारे में कि किस तरह से कैमल मिल्क बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। आप प्लीज माइक सकते ऑफ कर दें। हमारी एक इको नहीं बनेगी फिर वॉइस की। कैमल मिल्क कैसे हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए भी होता है। लेकिन आज स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं अपने बच्चों के हवाले से कि कौन से ऐसे मिथ हैं, कौन सी ऐसी रियलिटीज हैं, कौन सी ऐसी हीलिंग थेरेपी के तौर पर कैमल मिल्क को यूज किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को सुनने में आता है कि हमारे ये जो बच्चे हैं इनको केसीन फ्री मिल्क चाहिए होता है, और किस तरह से जो केसीन है वो बच्चों के ऊपर असरअंदाज होती है, स्पेशली जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ होते हैं। और कैमल मिल्क बच्चों की बिहेवियर्स को मैनेज करने में कैसे हेल्पफुल साबित होता है। क्या कैमल मिल्क लेने से बिहेवियर में कोई चेंजेस आती हैं, तो कैसे आती हैं? आई मीन ये कोई वो थेरेपी तो नहीं है जो हम 1-to-1 प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेल्पफुल इसके अंदर साबित होते हैं बच्चों के फोकस को, उनकी कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने में, उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने में। क्या कोई इस तरह की ब्लड शुगर्स होती हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है या क्या? ये और बहुत कुछ आज के इस सेशन के अंदर हमारे जो गेस्ट हैं अलीना और अब्दुल वहाब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि पहले तो आप दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दें। आई विल स्टार्ट विद अलीना, कि अपने आप को बताएं। ये तो हमें पता है कि यू आर एन अमेजिंग मॉम, जिनके जो बेटा है वो स्पेक्ट्रम पे है, न्यूरो डाइवर्सिटी के साथ है, और आपने बहुत मेहनत की है अपने बेटे के साथ भी, और बाकी पेरेंट्स को भी वक्तन फवक्तन गाइड करती रहती हैं। उनके लिए बहुत सी एफर्ट आपने पुट की है। तो आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन के लिए बुलाया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमारे बहुत जो जाने माने इंस्टीट्यूशंस हैं, यू आर द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। और जब ऐसे लोग इतने प्रोएक्टिवली चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, दे वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, और पेरेंट्स के जब आके कोई चीज़ को वो वाउच करते हैं कि उनके बच्चे में कोई चीज़ को फर्क लग रहा है, तो यू गाइज आर लुकिंग इनटू इट। बिकॉज मोस्टली ये देखा जाता है कि कुछ चीज़ों को मिथ कह के डिबंक कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बॉडी जो सी है, ह्यूमन ब्रेन है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसके बारे में आप कोई भी जजमेंट पास नहीं कर सकती है। और जहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। आज से 50 साल पहले जो साइंस थी दैट इज नॉट यूज्ड एनीमोर। अगर हम एंटीबायोटिक्स की भी बात करते हैं तो अब थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं। उसकी रीजन यही है कि जो चीजें पहले इस्तेमाल में आती थी वो अब नहीं हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं। तो ये तो बिल्कुल बात होगी कि हम डेफिनेटली मिथ्स को आज जरूर डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मेरी बात है, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और मेरा बेटा है 11 years का। ही वॉज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ही वॉज 4.5 years old जब उसका डायग्नोसिस हुआ था। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैंने चीजें नोट की थी कि वो रिग्रेस करता जा रहा था। और जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि जैसे हमें ये गाइड किया जाता है कि इस ऑटिज्म का इलाज सिर्फ थेरेपीज में है, तो आई वाज टेकिंग हिम टू द थेरेपिस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो फर्क नहीं मैं नोट कर पा रही थी, और रिग्रेशन साथ साथ चल रहा था। तो मुझे याद है कि एक जो थेरेपिस्ट थे बहुत रिनाउंड, उन्होंने मुझे कहा कि आपका बेटा ही कैन नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, तो दिस इज समथिंग इनफ कि हम इससे ज्यादा अब उसके लिए नहीं कुछ कर सकते। आप ऐसा करें कि आप इसे घर लेके जाओ और खुद से कोशिश करें इसके साथ काम करने की। तो वो जो कहते हैं ना, एक मेरे लिए बहुत ज्यादा एक लो पॉइंट था, लेकिन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और उसी चीज को एक्सप्लोर करते करते आई केम अक्रॉस डाइटरी इंटरवेंशन, स्पेशली जिसको मैंने जब
फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया अपने बेटे की उसमें रूटीन में, तो मैंने बहुत अमेजिंग गेन्स देखना शुरू कर दिए थे। तो जब आप एक अच्छा स्टेप देखते हो जिससे आपको बेनिफिट्स नजर आते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप कहीं ना कहीं उन चीजों पे बिलीफ आपका स्ट्रांग होता जाता है। सो दैट्स हाउ आई केम अक्रॉस दिस थिंग एंड आई स्टार्टेड रनिंग माय ग्रुप ऑटिज्म रिसोर्स ग्रुप पाकिस्तान। और उसका मकसद ही ये था कि पेरेंट्स को जो न्यू रिसर्चेस हैं, जो कि इतना ज़्यादा नहीं पेरेंट्स को बताई जाती या नहीं पता है पाकिस्तान में, उनको उनके सामने लाया जाए। सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच एलिना, दैट वाज अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आई होप कि आज के सेशन में पेरेंट जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और इसके बाद मैं आती हूँ अब्दुल वहाब की तरफ। अब्दुल वहाब, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपको कैसे पता चला कि कैमल मिल्क जो है ये इतना हेल्पफुल हो सकता है हमारे बच्चों के लिए। हाउ यू नो कि एवरीथिंग स्टार्टेड, आपने कहाँ से स्टार्ट किया? अपना आप माइक प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कम आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं बिकन हाउस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मैं कैमल डेयरी जो है वो रन करता हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपने जो मुझे जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया वो मैंने कुछ सुना नहीं, अगर आप काइंडली रिपीट कर दें तो आई वुड नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। अच्छा, इसके अंदर हम ये आप अपना एक बैकग्राउंड, जो हमारे पेरेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दें कि कहाँ से आपके ये ख्याल आया कि कैमल मिल्क के ऊपर काम करना चाहिए, कब से काम कर रहे हैं और आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया। और जब तक हम में से बहुत से जो लोग हैं, हमारा तो एक लिंक है ऑटिज्म के साथ, कोई पेरेंट है, कोई सिबलिंग है, तो आपको कैसे इसके साथ आपका कनेक्शन बना और आपको ये समझ आई कि कैमल मिल्क भी कोई चीज है और इसके ऊपर किस तरह से आपने रिसर्च की कि ये बच्चों के लिए हेल्पफुल है? जी बेसिकली मुझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था पाँव में, तो उसके लिए मैं पढ़ रहा था तो किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था कैमल मिल्क बहुत अच्छा होता है उसके लिए, आरे आर्थराइटिस के लिए। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट, तो मुझे कहीं से भी ऐसा साफ-सुथरा कैमल मिल्क नहीं मिला। ऑल आई कुड फाउंड वाज़ रोड साइड्स पे नोमैड्स और मैंने वहाँ से लेके आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड, वहाँ से लेके मैंने पिया हुआ है और वो बहुत ही अनहेल्दी था और एक कच्ची लस्सी की तरह था। तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। अ, बाद में फिर मेरा जब इसको पढ़ता गया, रिसर्च करता गया, तो मेरा इंटरेस्ट बन गया था कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं इनके ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी स्टडी नहीं एज़ सच हुई हुई, तो एक रिसर्च स्टडी इनके ऊपर होनी चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने काफ़ी अपने रिसोर्सेज़ स्पेंड किए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकी बिकॉज़ मेरा बैचलर्स लेवल था और वो एक पीएचडी लेवल जो है ना वो रिक्वायर करती है वो स्टडी इस तरह की। तो फिर ये हुआ था कि फिर आई डिसाइडेड कि व्हाई नॉट आई शुड एटलीस्ट स्टार्ट बाकी सब लोगों के लिए, बिकॉज़ वन ऑफ द मेन रीज़न्स इसलिए भी मेरी स्टडी नहीं पब्लिश एक्सेप्ट हो सकी थी बिकॉज़ आपको उसके लिए रोड साइड से आप कैमल मिल्क लेके आप अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। इट हैज़ टू बी अ रजिस्टर्ड कंपनी who is responsible for providing you the samples for the participants who take place in it. तो फ्रॉम दैट डे ऑन जर्नी स्टार्ट हुई, बीच में कई दफ़ा बंद हुई है, फिर शुरू हुई है और हियर आई एम आप सबके साथ। चले माशाल्लाह, होप यू ऑल अ वेरी 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 विश यू ऑल अ वेरी गुड लक कि आपने ये काम शुरू किया और उसके बाद बहुत डिफरेंट अप्रोच है। आई होप कि आज जो पेरेंट हमें सुन रहे हैं उनको भी इस चीज से बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए बेनिफिट वो हासिल कर सकेंगे और उनके लिए आसानी होगी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा बंदा आज उनके सामने मौजूद है कि जिसने पर्सनली इस चीज को एक्सपीरियंस किया कि कैमल मिल्क के कितने बेनिफिट्स हैं और उसके बाद फिर उसने हमारे बच्चों के लिए ये सारी चीज तैयार करनी शुरू की। और आज आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह से आप करते हैं। और जैसे अभी आपने मेंशन किया कि रोड साइड से आप लेते थे और इतना साफ सुथरा नहीं था,
तो ये क्या गारंटी है कि जो आपका कैमल मिल्क है वो बहुत हाइजीन है और बहुत साफ सुथरा है। सो कमिंग बैक टू अलीना, आप इसके बारे में थोड़ा सा जरूर ब्रीफ कीजिएगा कि जब हमने स्टार्ट किया अपने बेटे के साथ आपने, तो किस एज से स्टार्ट किया और क्या साइंस थे जो स्टार्ट में थे और आपको कैसे पता चला कि प्रोग्रेस आ रही है, एंड व्हाई पर्टिकुलरली विद द कैमल मिल्क, कि आपको ये कहाँ से फील हुआ कि नहीं मैंने कैमल मिल्क शुरू किया है तो ये जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है ये सिर्फ कैमल मिल्क की वजह से ही आई है? अच्छा, ठीक है। सादिया, अगर मैं ये कहूँ कि जहाँ पे हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो एक चीज़ पे अक्सर जो लोग हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं कि शायद अगर हम ऑटिज्म में हीलिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं हम क्योर को डिस्कस करें। हम क्योर को डिस्कस नहीं कर रहे होते, हम अपने बच्चों के जो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस है हम उनको ट्रीट करने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक न्यूरोटिपिकल भी जो इंसान होता है उसमें भी इश्यूज होते हैं। जैसे कि अभी अब्दुल वहाब ने भी डिस्कस किया कि उनको आर्थराइटिस हो गया था, तो हमारे बच्चे दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, दे ऑल्सो नीड अटेंशन। डिफरेंस सिर्फ ये आ जाता है बिकॉज हमारे बच्चे बात नहीं कर पाते, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अपनी पेन्स को, अपने इश्यूज को, तो कहीं ना कहीं उनकी जो नीड्स होती हैं, उनके इश्यूज को ओवरलुक कर दिया जाता है। जबकि रिसर्चेस इस चीज को प्रूव कर चुकी हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जो उनसे होते हैं, अगर स्पेशली उनकी बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 22 कोमोर्बिडिटीज ऐसी चल रही होती है, मेडिकल इश्यूज होते हैं कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं है 22 की 22 ही एग्जिस्ट करे, लेकिन उनमें से कोई ना कोई इश्यूज उनके साथ जरूर चल रहे होते हैं, जिनको आप अगर बर वक्त ट्रीट करते हो तो उससे जो ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है वो भी कंट्रोल में आ जाती है, बिहेवियर इश्यूज बहुत ज्यादा लेसन अप हो जाते हैं। और बाकी यही बात है कि मैंने क्यों, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जब ये कह दिया गया कि इसका इलाज नहीं है आपके बेटे का, तो जब व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग तो मैंने देखा कि न्यूट्रीजेनोमिक्स एक पूरी एक वास्ट फील्ड है जो कि डिजाइंड ही इसलिए की गई है कि किस तरीके से जीन्स के ऊपर आपका जो फूड होता है वो एक्ट करता है, न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है। जो कहते हैं ना, जो फादर ऑफ साइंस था हिपोक्रेट्स, उसने आज से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले एक बात की थी कि वी आर व्हाट वी ईट, और लेट फूड बी thy medicine and your medicine should be your food। तो मुझे वो चीज बहुत क्लिक की कि डेफिनेटली हम जो खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे असरअंदाज हो रहा होता है। हेल्थी ब्रेन आपका तभी होगा अगर आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू डाइट। कैमल मिल्क मैंने एक्चुअली ग्लूटेन फ्री केसीन फ्री डाइट के बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उसमें केसीन फ्री डाइट में ये होता है कि आपको बच्चे को दूध नहीं देना होता, जो यूजुअली बोवाइन मिल्क्स होते हैं, जिस तरह के गोट मिल्क हो गया और काउ मिल्क हो गया। और जब मैंने एक्चुअली इसका टेस्ट भी करवाया था अपने बेटे का, तो उसमें उसको वीट और केसीन से एलर्जीज आई थी। तो वो एक होती है ना कि आपका इरादा और पुख्ता हो जाता है कि चले ठीक है इसको ट्राई करके देखते हैं। मैंने उसकी डाइट में कोकोनट केफीर ऐड किया था, वो काफी अरसे तक आई सॉ गुड गेन्स विद इट, लेकिन उसके साथ मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उसको एसिड रिफ्लक्स का इशू हो रहा था, क्योंकि फर्मेंटेड फूड था। तो मुझे ऐसे लगा कि नाउ इज द टाइम आई शुड बी गिविंग इन प्रोबायोटिक्स, क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया बच्चों के लिए जरूरी है। तो कौन सा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो देन आई केम अक्रॉस जो ये कैमल मिल्क है। और यही मेरी अब्दुल वहाब से ही बात हुई थी, क्योंकि मुझे याद है आई वाज सर्चिंग फॉर समवन, बिकॉज जो मुझे वहां से कैमल्स जो रोड से मिलते थे वहां से मैंने लिया तो एक दो दफा, लेकिन उसमें से इतनी स्टिंक आती थी दूध में से, और मैं उसको यूं करके पकड़ाती थी कि मैं उसको देखते हुए भी देखती नहीं थी। और वो पीता भी था, तो आई डिडंट सी एनी गुड गेन्स। और वही बात है कि स्टमक के इशू मुझे लगा बढ़ गए। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कैमल हेल्थ की कैसी है और किन सर्कमस्टांसेस से वो दूध को वेल किया गया। फिर मुझे याद है आई वाज लुकिंग फॉर कैमल मिल्क एंड देन आई केम अक्रॉस टू कंपनीज। वन वाज अनमोल, लेकिन वो उन्होंने देना बंद कर दिया था। देन आई रोट टू अब्दुल वहाब, आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम, रात को मैं बड़ा इन्हें तंग किया करती थी मैसेजेस करके कि ठीक है। से और मुझे ये बच्चे बताएं अलीना कि जब आपने बेटे को कैमल मिल्क देना स्टार्ट किया तो व्हाट वाज हिज एज? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा छोटे बच्चों को नहीं हम दे सकते, या कोई सर्टेन एज लिमिट होती है बच्चों की कि जिसकी एज के अकॉर्डिंगली हमने देना होता है?
या कोई टेस्ट होता है कि वो आप कराएंगे, आपको पता चलेगा, उसके बाद आपने जी। कैमल मिल्क देना है, या आप रैंडमली दे सकते हैं उसको कभी भी? अच्छा, सादिया, यही तो मिथ्स हैं कुछ के। एक्चुअली हमारी जो है ना, लिविंग कंडीशंस को उनको इतना प्रोसेस फूड की तरफ ले जाया जा चुका है कि हम इन्फेंट्स को अगर मदर फीड नहीं दे सकते तो फॉर्मूलाज देना शुरू कर देते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स नॉट मिल्क, इट्स फॉर्मूला, ठीक है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इवन काफ़ी एरियाज में ऐसी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि बच्चों के कुछ इश्यूज, मेंटल और फिजिकल इश्यूज इतने बढ़ गए थे कि दे हैड टू डिटॉक्स द फॉर्मूला मिल्क फ्रॉम देयर सिस्टम, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसमें अगर हम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले चले जाते तो ये नोमैड्स या ये जो अरब कंट्रीज में लोग होते थे जो बहुत इधर से उधर ट्रैवल करते थे, वो अपने बच्चों को, इन्फेंट्स को कैमल मिल्क देते थे, जो आपकी मदर फीड होती है उसका ऑल्टरनेटिव होता था कैमल मिल्क। और ईयर्स एंड ईयर्स के लिए उनको कैमल मिल्क दिया जाता था और उनकी हेल्थ बहुत स्ट्रांग होती थी। आपको पता है कि डेजर्ट के एरिया में कितनी एडवर्स और हार्श वो वेदर होता है, वहां पे आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। तो ये है कि देने को तो आप इन्फेंट्स को भी दे सकते हो कैमल मिल्क, सिर्फ अगेन इट कम्स टू दिस थिंग कि वो कैमल मिल्क हेल्दी कैमल का होना चाहिए, कहीं ऐसे ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ना हो कि जिसकी वजह से बच्चे का गट हेल्थ तबाह हो जाए। ठीक है। मैंने अपने बेटे को 9.5 साल की उम्र में आई स्टार्टेड दैट। अच्छा, और अलीना, नेक्स्ट जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, और जब हम कैमल मिल्क की बात करते हैं तो हम ये क्यों, एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र हमेशा क्यों आता अच्छा, ठीक है। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता। हम जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की बात करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, फॉर इंस्टेंस, जिनका काम होता है, जब हम विटामिन सी, तो विटामिन सी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसके है? जितने गेन, जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, मैं इजी वर्ड्स में बताऊंगी, वो बॉडी में उसको अब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है कि वो जो सा पीछे एक मॉलिक्यूल रह जाता है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव रेडिकल या फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। उन ठीक है। फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल उस तरह का नहीं होता, आपकी डाइटरी इंटरवेंशन वैसी नहीं है, विटामिन सी आप नहीं ले रहे, विटामिन ए नहीं है, विटामिन ई नहीं है, तो वो जब इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है। और उनको कैटर करने के लिए, ये जैसे विटामिन सी की बात हम कर रहे हैं, विटामिन ई की बात करते हैं या ग्लूटाथायोन की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स का काम कर रहे होते हैं। जो आपका ग्लूटाथायोन होता है ये आपकी बॉडी का मेन एंटीऑक्सीडेंट होता है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और रिसर्चर्स हैव प्रूवन कि हमारे जो ऑटिस्टिक स्पेशली बच्चे हैं उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है, जो कि कैमल मिल्क में बहुत ज्यादा होते हैं। और नेचुरल है ये हमारे लिए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि दिस इज वेरी क्लोज टू मदर फीड, के ये उनके एब्सोल्युटली। बड़ा अच्छा है, और मदर फीड के तौर पर भी जिन बच्चों को सूट कर जाए तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हम आज जैसा पेरेंट हमारे कुछ ऐसे भी आई कैन सी के हैं जिनको ये नहीं पता कि कैसीन क्या होती है और वो बच्चों पर किस तरह इफेक्ट करती है, और जब हम कैमल मिल्क की बात करते हैं तो कैसीन का लेवल कैमल मिल्क में कैसे होता है, और ये सब कुछ आपको कैसे इस बारे में आइडिया हुआ कि हाँ मुझे मेरे बच्चे को ये कैसीन फ्री मिल्क देना चाहिए, और इसमें अगर क्वांटिटी या उसकी होती है तो कितनी होती है? अच्छा, ठीक है। एक्चुअली केसीन इज अ मिल्क प्रोटीन। ये जैसे हम लैक्टोज की बात करते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंट भी अक्सर लोग होते हैं। लैक्टोज इज मिल्क प्रोटीन और केसीन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोटीन। जहाँ पे हम काउ मिल्क की केसीन की बात करते हैं या गोट मिल्क की, उसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसी होती है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों की गट के अंदर वो प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते केसीन को। और अगर लीकी गट का इश्यू रहता है एक बच्चे को, तो उसकी वजह से जो लॉन्ग चेन्स ऑफ पेप्टाइड्स होते हैं, ये
कहीं ना कहीं जाके ब्रेन में एक ओपिएट इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अक्सर हम बच्चों की बात करते हैं ना ऑटिज्म पे कि उनको बहुत ज्यादा फॉगी सा इफेक्ट होता है। और इट ऑल्सो, जब हम ओपिएट्स की बात करते हैं तो आपको पता है एक जो चीज नशे का काम कर रही होती है, तो आपने अक्सर देखा होगा जो बच्चे स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं वो अगर दूध पीते हैं तो वो दूध ही लेना चाहेंगे। अगर वो शुगर की क्रेविंग है, मीठा अगर वो खाएंगे वो सिर्फ मीठा ही खाना चाहेंगे, क्योंकि ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा एक तरह का उनके नशे वाली चीज उनको प्रोवाइड कर रही होती है। दे वांट टू बी इन दैट ट्रांस। तो उसके लिए केसीन ये काम दे रही होती है। तो हमने ये ब्रेन फॉग को हटाना होता है, जिसकी वजह से हम केसीन को हटाते हैं। जहाँ पे आके कैमल मिल्क की केसीन की बात, तो इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ केसीन। ये अब काउ मिल्क के केसीन से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इट इज इजी टू डाइजेस्ट। और बहुत दफा ऐसे देखा गया है कि जिन बच्चों को काउ मिल्क से या गोट मिल्क से एलर्जीज होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते या उन पे ब्रेन फॉग होती है। जब वो कैमल मिल्क यूज करते हैं तो उनमें ये इश्यू नहीं आता। अगेन इट डिपेंड्स। तो में क्रॉनिक केसीन एलर्जीज होती हैं तो फिर उनको ये नहीं दिया जाता, क्योंकि हर बच्चा एक डिफरेंट कंडीशन के साथ होता है। डेफिनेटली। सो वी कैन ओनली डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द कैमल मिल्क हियर। वी आर नॉट इन इम्पोजिंग एनीवन ऑन एनीवन कि जी आप इसको एब्सोल्युटली जरूर यूज करें। ये जी ऐसे ही है जैसे कुछ थेरेपीज कुछ बच्चों पर असर करती हैं और कुछ नहीं करती। तो यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरह हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं उसका मकसद भी सिर्फ ये है कि इसके बेनिफिट्स को हम डिस्कस करें। बाकी ये है अपने बच्चे की कंडीशन को नजर में रखते हुए उसके जो आप कुछ टेस्ट जो हैं, जिस तरह अलीना ने भी बताया कि कुछ बच्चों के फूड एलर्जी टेस्ट भी होते हैं, वो भी आप करवा के चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इस चीज को जरूर प्रोसीड करें। अलीना, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आपने अभी जिक्र किया लीकी गट का, तो लीकी गट क्या होता है और वो क्या हर बच्चे में होता है? अच्छा, लीकी गट सिंड्रोम इट इज नॉट ओनली, ये कुछ ऐसी चीज है जो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होता है, ये नॉर्मल न्यूरोटिपिकल भी लोगों में होता है। अक्सर हम जब सीलिएक डिजीज की बात करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं, या आईबीएस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेयर्स होती हैं, जो लाइनिंग होती है, दैट इज डिस्ट्रप्टेड। उनमें कहीं ना कहीं गैप्स आ गए होते हैं लीकी गट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो भी खाना खाते हो तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स या जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है आपके गट में, उनके जो एलपीएस जिन्हें कहा जाता है, कुछ स्ट्रैंड्स ऑफ दोस बैड बैक्टीरिया दे गो इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। और अगर वो ज्यादा चीज कंटिन्यू रहती है लॉन्गर रन पे तो सेप्सिस जिसे हम कहते हैं कि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। लेकिन जबकि एक स्लो पीपिंग हो रही होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ये चीजें जा रही होती है, तो जब तक ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपके ब्रेन में जाती हैं तो इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। अक्सर बच्चे जो होते हैं इनमें ऑटो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और उसकी रीजन ये होती है कि ब्रेन को तो ये नहीं पता ये खाना है, ठीक है, उनके लिए तो एक कहते हैं ना फॉरेन एलिमेंट है, तो वो उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक अलग से प्रॉब्लम बन जाती है। तो कैमल मिल्क में 4 तरह के ऐसे प्रोटीन जिन्हें प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स कहे जाते हैं वो पाए जाते हैं, जो कि लीकी जो उसकी म्यूकस की लेयर जो डिस्ट्रॉय हो जाती है फॉर सर्टेन रीजन, वो उसको हील करने में हेल्प करती है। ठीक है। जैसे आपने ये बताया कि ये हर मतलब आम बच्चों में भी देखने में आता है, जरूरी नहीं कि जो हमारे न्यूरो डाइवर्सिटी पर बच्चे हैं ये सिर्फ उनके साथ आ रहा है। आई एम श्योर कि ये किसी को भी आ सकता है। तो जब डेफिनेटली कैमोमिल की बात की जाए तो ये ओवरऑल सबके लिए ही बेनिफिशियल है, आई थिंक। अच्छा, इसके बाद जब हम बात करते हैं कैमोमिल की, तो ये डाइजेशन में किस तरह से हेल्प करता है? वो एक तो आपने भी गट का बताया कि जिन बच्चों को लीकी गट इशू होते हैं उनके लिए तो ऑलरेडी बेनिफिशियल है, लेकिन डाइजेशन में किस तरह से ये हेल्प करेगा? इट इज इजी टू डाइजेस्ट। उसकी रीजन ये आ जाती है बिकॉज अगेन आई टोल्ड यू कि इसमें केसीन जो सी होती है दैट इज डिफरेंट, उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है। फिर इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे बच्चे जो उनसे होते हैं इनमें अक्सर ये डाइजेशन का इश्यू रहता है, या तो बच्चे बहुत क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की तरफ होते हैं या फिर उनको डायरिया बहुत ज्यादा रहता है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं, सिबो इज अनदर थिंग। तो सबसे ज्यादा क्या चीज हो रही होती है, जब आप उनको खाना देते भी हो ना तो उनका स्टमक उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता। तो बहुत फैटी फूड दे दें, प्रोटीन बेस्ड फूड दिया जाए तो उनके लिए डाइजेशन उसकी मुश्किल होती है। अल्लाह की तरफ से जो कैमल मिल्क है इसके अंदर फैट कंटेंट काउ मिल्क से अगेन कम होता है।
और जिसकी वजह से उनके लिवर पे भी जो एक स्ट्रेस होता है ना वो नहीं आता। तो उस सिलसिले में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है कि अगर आपके बच्चे को डाइजेशन का इश्यू है, एंजाइम्स की कमी है, तो आप कैमल मिल्क डेफिनेटली उसे दे सकते हो। ठीक है। अच्छा अलीना, जब आपने अपने बेटे को कैमल मिल्क दिया तो ये एक आम नॉर्मली ये सुनने में ये बात आती है, वैसे तो मैंने भी अपने भाई के साथ इसको यूज किया था, हम रॉ फॉर्म में यूज करते थे। तो जब आपने अपने बेटे को दिया, आप क्या रॉ फॉर्म में देती थी या मतलब हमने तो ये आज तक सुना हुआ है, और इवन के जो एक दो दफा एक्सपीरियंस भी हुआ था वो यही था कि अगर आप उसको बॉईल करते हैं तो वो उसको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता था, या शायद हम लोगों के जहन में था कि अच्छा आज वॉमिटिंग हो गई है, कुछ भी हो गया तो आज ये बॉईल कर दिया था तो इस वजह से हो गया है। तो व्हाई डू वी प्रेफर रॉ मिल्क ओवर द बॉइल्ड वन? क्या रॉ ही देना चाहिए और दिन में किसी भी टाइम देना चाहिए, या देयर इज स्पेसिफिक टाइमिंग कि आपने एम्प्टी स्टमक देना है, या आप किस तरह से देते थे? अच्छा, जहाँ पे बात आती है कैमल मिल्क की, पॉस्चराइज देना है या रॉ देना है, दोनों फॉर्म्स में आप दे सकते हो, लेकिन अगेन आई विल कम टू द साइंटिफिक जो रिसर्चेस हुई हैं वो ये कहती हैं कि रॉ फॉर्म में उसके एंजाइम्स, उसमें जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो पैक्ड रहते हैं, लाइक दे आर सेव्ड, ठीक है। तो उसको जब आप यूज करोगे तो डेफिनेटली उसकी इफादियत भी ज्यादा है और उसके रिजल्ट्स भी ज्यादा अच्छे नजर आएंगे आपको। पॉस्चराइज आपको तब रिकमेंड किया जाता है, पॉस्चराइजेशन के भी काफी ज्यादा तरीके होते हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर वो अब्दुल वहाब भी इस चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन 5-6 तरीकों से आप पॉस्चराइज कर सकते हो, जिसमें रिकमेंडेड ये किया जाता है कि अगर आप घर में पॉस्चराइज कर रहे हो तो 60 डिग्रीज या 65 डिग्रीज के बीच में आपको उसको पॉस्चराइज करना है फॉर फ्यू मिनट्स, और उसके बाद आपको कूल डाउन करना होता है। फ्लैश पॉस्चराइजेशन होती है जिसमें एक हाई स्पीड पे 150 डिग्रीज तक आप उससे पॉस्चराइज करते हो, फिर 30 सेकेंड्स तक रखते हो उसको, उस पर करके तो फौरन आपको कूल डाउन करना होता है। फिर देन देयर इज 95 डिग्री, जिसे हम हाई लेवल की पॉस्चराइजेशन कहते हैं, तो वो 95 डिग्रीज प्लस होती है। अब इन फॉर्म्स में पॉस्चराइज करने से ये होता है कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स कंपैरेटिवली थोड़े से कम हो जाते हैं, और ठीक जो है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जब आप वैसे भी जब आप कैमल मिल्क को बॉईल करते हैं ना तो वो फट जाता है थोड़ा सा, आपने देखा होगा उसके प्रोटीन्स अलहदा हो जाते हैं उसके पानी से। तो वो भी एक कॉज हो सकता है कि बच्चे के गले में जाके जब वो चीज लगती हो तो बच्चा वॉमिट कर देता हो, क्योंकि वो ग्रेनी, उसके लिए हमारे बच्चे फूड टेक्सचर सेंसिटिव भी होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो वॉमिट कर रहा हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब्दुल्ला वहाब आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो अब आपसे, क्योंकि पैस्चराइजेशन की भी बात हो रही है, रॉ की भी बात हो रही है, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप का क्या है इस के बारे में ओपिनियन, क्योंकि जिस तरह से आप इस चीज को रन कर रहे हैं और आपने पहले रॉ फॉर्म में हमारे बहुत से पेरेंट्स को यहाँ पे डिलीवर किया है, और अभी जो आपका ओपिनियन है वो आप लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है पेस्चराइज मिल्क भी, तो आपने किस उससे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शुरू किया, या व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड? क्योंकि रॉ डिलीवर करना तो आपके लिए बहुत आसान था, फिर पेस्चराइजेशन का एक प्रोसेस पूरा उससे गुजर के जाना और एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी उसको बेयर करना, जी जी तो बिल्कुल। आपने क्यों इस चीज को प्रेफर किया कि पेरेंट पेस्चराइज मिल्क यूज करें रादर देन द रॉ? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। सबसे पहले ये है कि ओवर द few years, say 5-6 years, we are still learning in this camel dairy. ऐसा नहीं है कि अब हमें सब कुछ आ गया। आज तक भी हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं समझ पा रहे हैं, और वी जस्ट वर्किंग हार्ड ऑन इट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, रॉ जो है वो डिलीवर करना भी आसान है और उसको मेंटेन करना भी आसान है, लेकिन हमने इतने सालों के अंदर यही देखा है कि हमारे बहुत से कस्टमर जो है ना वो लूज हो गए। Hundreds of customers who have tried camel milk never came back to it. And we were very suspicious and we were very concerned कि what's going on with them, though they wanted very bad, लेकिन they never came back to it. तो अभी जब इंटरेक्शन कस्टमर्स के साथ बढ़ा तो पता चला कि जी किसी के पेट में अनबेरेबल पेन होगी बहुत ज़्यादा, और किसी के जो है ना वो उनको सूट नहीं किया, सर भारी हो गई, हो गया वो हो गया। देयर वी फाउंड आउट कि अच्छा रॉ जो है ना वो इट्स नॉट फॉर एवरीवन।
और इसके लिए जो है ना अगर हम इनको पेस्चराइज दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमने देखा कि पूरी दुनिया में क्या मॉडल है, पूरी दुनिया के अंदर जो मॉडल है वो पेस्चराइजेशन का है, बिकॉज वो लीगली लेजिस्लेचर जो है वो नहीं है, लॉस नहीं बने हुए हैं, तो वो रॉ जितना मर्जी बेनिफिशियल हो वो रॉ दे ही नहीं सकते, सेल ही नहीं कर सकते मार्केट। पहले तो ये चीज़ थी। दूसरी बात ये थी कि हमने ये एक प्लान बनाया कि जो न्यू बिगिनर्स हैं वो पेस्चराइज से शुरू करें। बेसिकली हो ये रहा है कि ये बच्चे तो दूध ले ही नहीं रहे, ये डेयरीज की तरफ तो है ही नहीं, ये डेयरी एलर्जिक हैं या इन्हें इस तरह के इश्यूज हैं जिससे इन्होंने बहुत बहुत मिनिमलिस्टिक डेयरी जो है ना वो कंजम्पशन है। तो मेरा सारे पेरेंट्स को यही मशवरा है कि जी आप शुरू में पेस्चराइज से शुरू करें, क्योंकि जब आप पेस्चराइज से शुरू करते हैं तो फिर ये होता है कि आपका बच्चा एटलीस्ट उस फायदे में तो आता है ना जिस फायदे में दूध पीना होता है। और फिर जो है आप अगर बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं जैसा रॉ में और मैं मदीना ने बताया, तो आप अपने अपने बच्चे को 3-4 महीने के सेटल डाउन होने दें पहले। ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों के अंदर इसको सूट कर गया तो आप उसके बाद उसको रॉ पे ले आए। बहुत से पेरेंट्स हैं कि वो उसको जब जैसे ही रॉ पर देख रहे थे तो मसला शुरू हो जाता है। हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके बच्चे 2 साल के हैं, वो एक दिन में 1 लीटर रॉ कंज्यूम करते हैं और वो उनकी मतलब एक एवरेज इनटेक है माशाल्लाह से। वो कम हो जाए तो मसला होता है, वो ज़्यादा हो जाए तो भी मसला होता है। इतने वो उसके अंदर जो है ना वो पिकी हैं। फिर दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स को भी जो है ना थोड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जी पेस्चराइज वो ले रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं। और मैं बस इसके अंदर बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो पेस्चराइज नहीं भी ले पाते वो रॉ लेते हैं, लेकिन उसको मैन्युअली घर में पेस्चराइज जो है ना वो ज़रूर कर लेते हैं। दैट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इस इन द बिगिनिंग। ठीक अच्छा, है। इसमें मैं अच्छा, कुछ ऐड ज़रूर करना चाहूँगी। एक्चुअली पेरेंट्स एक गलती करते हैं जिसको मैंने बहुत दफ़ा नोटिस किया है कि जब उनके सामने कहा जाता है कि एक चीज़ के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इस फॉर्म में लोगे तो वो उसी चीज़ को उसी तरीके से लेके ना पकड़ के चल पड़ते हैं। दे डोंट इवन थिंक कि इसका एडवर्स रिएक्शन भी आ सकते हैं। जब हम यही बात करते हैं रॉ की, तो जैसे मैंने बताया इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, प्रोबायोटिक्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है बनिस्बत आपके पॉस्चराइज से। तो जब आप रॉ फॉर्म में अपने बच्चे को कैमल मिल्क स्टार्ट कर रहे हो और वो भी एकदम से आप बहुत ज़्यादा उसको दे देते हो, तो इसको कहते हैं कि अक्सर वर्क्स रिएक्शन आ जाता है या डाई ऑफ शुरू हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से बच्चा जो सा होता है बजाय इसका बेनिफिट हासिल करे वो उसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जो सिम्टम्स इन्होंने बताया ना अभी कि वो बच्चे का सर भारी होना शुरू हो गया है या उसका पेट खराब हो गया है, तो वो रीजन या फ्लू लाइक या फीवर लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो दीज आर द रीजंस ऑफ डाई ऑफ, जिसे कहते हैं, क्योंकि इनके बॉडी के अंदर बैड पैथोजेनिक बैक्टीरिया इतना ज्यादा होता है, ओवर ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि कैमल मिल्क जब आप स्टार्ट करते हो उसकी वजह से जो प्रोबायोनिक एसिड होता है वो गट में ज्यादा होना शुरू हो जाता है और द बैड बैक्टीरिया डजंट लाइक इट। ठीक है, तो जैसे ये इट डाइज, वो इट लीव्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिन इन द बॉडी। ठीक है, या तो आप उसके साथ फिर बाइंडर दो उसको कंट्रोल करने के लिए। अब अगर आपके बच्चे के डिटॉक्स पाथवेज भी नहीं खुले और आपने उसका डाई ऑफ रिएक्शन एक तरह का स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से भी फिर बच्चा जो है ना प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड ना हो, उसके ही इज स्वेटिंग प्रॉपरली, ही इज डूइंग द एक्सरसाइजेस एंड आप जो भी उसको रॉ फॉर्म में दे रहे हो या पॉस्चराइज भी, तो बिल्कुल 1 टीस्पून से आप स्टार्ट करें, ना कि आप उसको ग्लास भर भर के कैमल मिल्क का दें। ठीक है, थैंक यू अलीना। अच्छा, इसके अंदर मुझे ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की, तो कैमल मिल्क के सैचुरेटेड फैट की क्या क्वांटिटी होती है? व्हाट इज एक्चुअली सैचुरेटेड फैट? जब हम बात करेंगे इसके सैचुरेटेड फैट क्या होती है, क्योंकि जो पेरेंट्स हमें सुनते हैं उनको तो नहीं पता कि आप, उन्हें बस ये पता है कि अच्छा कहीं से भी मेरा बच्चे को क्योर मिल जाएगी। अगेन वही बात कि जब हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई भी ऐसी चीज हो बस हम दे दें और कोई मोजा हो जाए और ये पता चल जाए कि बस जी ऑटिज्म क्योर हो गया। तो जब हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की, तो कितनी होती हैं और सैचुरेटेड फैट का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड फैट? ये आपका सवाल किससे हो रहा है? जी, ये मैंने आप अलीना पहले से बता दें। किया।
देखिए जी मैंने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं ये तो हर इंसान जो सा खाना खाता है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्वांटिटी में होता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कैमल मिल्क में इसकी क्या क्वांटिटीज वगैरह होते हैं। इज इट गुड और इज इट बैड, दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, इफ योर चाइल्ड इज एबल टू डाइजेस्ट द फैट्स और नॉट। अगर उसका बॉडी में लिवर बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है या ओवरबर्डन है तो इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर हिम टू डाइजेस्ट द फैट्स। जहां पे आई बात फैट्स की हम बात करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैमल मिल्क में कम होता है। कितना कम होता है ये आई कैन नॉट से, लेकिन ये है कि इट इज इजी टू डाइजेस्टेबल कंपैरेटिवली जो काउ मिल्क होता है उसके निस्बत। ठीक है। अब अब्दुल वहाब आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जिस तरह अभी मैंने पहले बात की कि आपने कहा कि रोड साइड से भी आप लेते थे और इस तरह लेते थे, पेरेंट आप पर या आपकी कंपनी पर ट्रस्ट क्यों करें? दिस इज अ वेरी ओपन और बड़ी बोल्ड क्वेश्चन, लेकिन ये हर पेरेंट की ही एक वो अंदर की आवाज होती है। आपका अपना भी एक एक्सपीरियंस है, तो उस बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि वाई डाची, कि हम आप पर क्यों ट्रस्ट कर सकते हैं, या आप कौन सी ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं जो बाकी लोगों से अलग है? रिसेंटली मेरी एक पेरेंट से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बड़ी लंबी लाइन में लग के तो मैंने दूध लिया, और बड़ी काफी लंबी लाइन थी। मैंने कहा अच्छा, और किस तरह से था? उनके पास 2 ऊँटनियां थी और उसका था। मैंने कहा कितने लोगों को सर्व किया? तो हम लोग तकरीबन कहता 20-22 लोग थे। तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी, मैंने कहा क्या इतनी कैपेसिटी होती है कि एट अ टाइम कितने लीटर दूध आप निकाल सकते हैं और किस तरह होता है? और अगर अपनी कैपेसिटी से कोई भी जानवर ज्यादा निकाल रहा है तो उसकी मतलब किस तरह है? क्योंकि बैफलोस के बारे में तो हमने सुना हुआ है, काउस के बारे में भी, बैफलोस के बारे में भी, कि इंजेक्शन लगते हैं और इंजेक्शन के बाद ही ज्यादा वो प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क के लिए वो लगाते हैं इनको। तो आपके कैमल के मतलब क्या किस तरह चलता है? क्योंकि वी आर वेरी न्यू इनटू दिस, और आई होप कि बाकी जो पेरेंट मुझे सुन रहे हैं उनके लिए भी आज ये टॉपिक बहुत नया है। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा डिटेल में इस चीज के ऊपर थोड़ी लाइट डालें और बताएं कि किस तरह से आप लोग करते हैं, क्या करते हैं, और एक टाइम में कितना लीटर दूध निकलता है, और सब कुछ इससे रिलेटेड जो जो कुछ आपको पता है और जो जो कुछ आप विटनेस करते हैं डेली बेसिस पर। जी आपका शुक्रिया। उससे पहले आप भाई थोड़ा सा थोड़ा ऊंची बोलिएगा ताकि आपकी आवाज हमें थोड़ी क्लियर आए, क्योंकि आवाज आपकी कम आ रही। अच्छा, आप साथ साथ बता दीजिएगा अगर मेरी आवाज़ कम हो जाए, बिकॉज मैं नॉर्मली मेरे यही सबसे कंप्लेंट होती है कि आपकी आवाज़ नहीं आती। मेरी शुरू से ऐसी ही आवाज़, तो कहीं कम हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, बिकॉज मैं खुद को तो नहीं सुन पाऊंगा। वाई डाची इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो ऑलमोस्ट हम डेली रिसीव करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेरी खुद की जो नेचर है उसके अंदर मुझे पहले जो है ना लीगल मैटर्स होते हैं उनको कंप्लीट करके फिर आगे मूव ऑन करना होता है। जबकि पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस है वो इस तरह से है कि जी पहले आप काम चलाएं, 4 पैसे कमाएं, उसके बाद फिर जो लीगल मैटर्स हैं वो भी साथ साथ होते चले जाएंगे, सर्टिफिकेशन भी होती चली जाएगी। तो मैंने अपना सारा पास्ट जो है जो बाहर अब्रॉड में भी गुजारा है, तो इट्स नॉट समथिंग कि जो मैं खुद से बना कर कर रहा हूँ। ये बस अपने खुद के अंदर है कि भाई हर चीज़ जो है ना वो पहले कंप्लीट लॉ के मुताबिक करके तो फिर आगे चलने। तो इसको पहले कंपनी बनाया, रजिस्टर करवाया, PCSIR लेकर के इसका सैंपल करवाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है जी कि पहला सैंपल ही PCSIR जो कैमल का गया था वो डाची का था, और उसकी सर्टिफिकेशन जो बनी है वो भी पहले हम लोगों की बनी। और दूसरी बात ये है कि इतना पढ़ लिख के और इस बैकग्राउंड से आने के बाद जब मैं इस फील्ड के अंदर उतर गया हूँ, तो ये बहुत मुश्किल कदम था मेरे लिए। सबसे पहले तो मेरी फैमिली ने मेरे से बाइकआउट किया। उन्होंने कहा कि ये तो लड़का कहाँ कहाँ चला गया, तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे खुद सुबह 3 बजे उठना है, अपनी नींद खराब करके जाना है और जाके मुझे दूध लेकर आना है, और मैं लाहौर से बाहर जाता था, जाके दूध लेकर आता था। मैंने लाहौर भी देखा हुआ नहीं सही से, और लाहौर से बाहर जाना वो भी इस अंधेरी रातों के अंदर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक चलती थी, मुल्तान रोड पर और मेलबर्न रोड पे, बाकी सब जगहों पे। तो मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल कदम था। लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने ये उठाया इसलिए क्योंकि बिकॉज इसकी अवेलेबिलिटी कहीं कुछ और है नहीं।
मुझे अभी भी याद है मेरे जो फर्स्ट कस्टमर थे, जब मैंने उनको सेल किया तो मेरे पास वो चीज़ें रेडी नहीं थी और जब उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ को कैंसर है एंड आई वांट इट एज सून एज पॉसिबल, तो उस वक्त मैंने उनको कहा सर मेरे तो अभी बॉटल्स भी फैक्ट्री से नहीं आई हैं, तो देयर इज नो वे आई कैन सप्लाई यू द मिल्क ऑल्दो आई हैव इट। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे भी है, अगर आपके पास किसी 7 अप की बॉटल में है ना, तो आप उसमें भी मुझे दे दें तो चलेगा। दैट इज हाउ फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। और मेरी जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स आती हैं वो फैक्ट्री से आती हैं और वो HDPE वर्जिन क्वालिटी की होती हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी आई कैन प्रोड्यूस और एनीवन, बिकॉज मार्केट में प्लास्टिक फैक्ट्री से बेहतर बॉटल्स कोई नहीं बना रहा। और अभी हाल ही में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्लास बॉटल्स है उसमें भी सर्व करना शुरू कर दी, बिकॉज बहुत से कस्टमर्स का ही था कि ग्लास बॉटल्स में मुझे ग्लास बॉटल्स अगेन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फार्मिंग की साइड के ऊपर। हम यहाँ पे मेरा जो फार्म था दैट क्रैश्ड बिकॉज मैं लोगों को सॉफ्टली हैंडल करता हूँ, तो मैं लेबर को नहीं हैंडल कर सका। लेबर को ये बात बताना कि जी मुंह पे मास्क पहने, सर पे कैप पहने, हाथ पे ग्लव्स पहने और क्या एनिमल्स की जो अडर्स है उनको अच्छा सा वॉश होना चाहिए और स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो ये उनके लिए ना एक ऐसा स्टिग्मा है जिससे ये लोग भागते हैं। और स्मेल नहीं आनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और नखरे बहुत हैं बाबूजी के, और ये बहुत मसला, वो बहुत मसला। तो मेरी पर्सनैलिटी ही बदलना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं उनको नहीं चेंज कर सका। इतना मुश्किल। तो इस सारी चीज़ों से गुजर के फिर भी ये करते हैं। एनिमल्स में बहुत से लोगों को ये नहीं पता, 99% लोगों को ये नहीं पता। मुझे भी तब पता चला जब मैं इसमें घुसा कि जब हम मिल्किंग कर रहे होते हैं, हम रोज जानवरों को जब दूध निकाल रहे होते हैं, तो उन्हें तरह तरह के मस्कुलर पेन्स होती हैं, वो सब होते हैं। तो उसमें जो फार्मर होता है वो अपने फ्लो में काम कर रहा होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके थ्रू लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस फ्लो के अंदर अगर वो ब्लीडिंग भी हो जाती है तो उस दूध को जो है ना फेंका नहीं जाता, और दूध के अंदर अगर एक कतरा भी आ जाए तो वो दूध जो है वो ज़ाया हो। और फिर ये सारा का सारा दूध होता है कंटेनर्स के अंदर, और उसमें अगर कहीं एक कतरा किसी एनिमल का आ जाए तो बड़ा मसला होता है। तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इसके ऊपर कैमल फार्मर से, इसी चीज़ के ऊपर कि सर कुछ नहीं होता, सारी दुनिया करती है, ये है वो है। तो अगर आप पूछते हैं कि वाई डाची, तो फिर मैं इन सब चीज़ों का तो ख्याल रखता हूँ। तो मुझे जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा होता कि मैं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ, कहाँ नहीं पड़ा हुआ। और मैंने अपनी जो चाइल्ड साइकोलॉजी की प्रैक्टिस है, जो मैं बेसिकली मैं अकाउंटेंसी की लाइन में था, तो मैं वहाँ से छोड़ के इसमें गया था साइकोलॉजी में, बिकॉज आई स्टार्टेड टीचिंग बैक इन 2004 and I started my career as a home tutor, to be very honest. तो बच्चों को पढ़ा के आई केम अक्रॉस कि बच्चों को एकेडमिक प्रॉब्लम भी नहीं है और टीचर्स भी कंप्लेन कर रही है और मेडिकल प्रॉब्लम भी है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा स्टडिंग तो पता चला कि ये चाइल्ड साइकोलॉजी नाम की है प्रोफेशन। तो फ्रॉम देयर ऑन आई क्विट माय अकाउंटेंसी वाली लाइन और मैं चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर गया और मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। वो सारी प्रैक्टिस, वो सब कुछ, सारी सेटिंग मैंने अपनी छोड़ दी। मैं न्यू हॉस्पिटल के अंदर था जब आई फेल्ड इन कपल ऑफ पेपर्स बिकॉज मैं इनको भी हैंडल नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी स्टडी भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो आई केम अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ सेक्रिफाइजेशन। और अब जब मैं इधर आता हूँ तो आके मैं ये सब चीज़ें जब कैरी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लोगों को यही कहता हूँ कि जी देखें, वाइट आची के सिर्फ 2 आंसर है मेरे पास। या तो आप मेरा सैंपल लेके किसी भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ, या फिर एक चीज़ जिसके ऊपर बहुत मुश्किल है, आप ट्रस्ट कर लें और एक दफ़ा ट्राई करें। दिस इज इट। ठीक है। अच्छा अब्दुल वहाब, थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपसे मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि इसकी जो कैमल मिल्क है इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है? क्या इसको हम बाकी मिल्क की तरह फ्रीज कर देते हैं? क्योंकि अक्सर पेरेंट जब सुनते हैं तो यही सबसे पहले आप क्वेश्चन करते हैं क्या हमें डेली लेना पड़ेगा? और जाहिर बात है कितनी आसानी से कैमल मिल्क नहीं मिलता है। और जब आप किसी को भी भेजते हैं कैमल मिल्क, क्या डू यू हैव डिलीवरी सर्विसेज? आप किस तरह से भेजते हैं उसको? और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या इसको फ्रीज करते हैं फिर डीप रोस्ट करते हैं? क्या प्रोसीजर होता है? आप लोग खुद कैसे रेकमेंड करते हैं इसको? जो आपकी बॉटल्स हैं उनकी मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है और क्या वो पूरी फ्रीज होती है फिर डीप रोस्ट होती है? जी हमारे पास बेसिकली
दो साइज हैं, 1/2 लीटर का और 1 लीटर का, और इसको हम फ्रेश भी सप्लाई करते हैं, इसको हम फ्रोजन भी सप्लाई करते हैं। अक्सर ये है कि बेसिकली ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में कभी हमारे पास ज़्यादा दूध होता है और कभी दूध हमारे पास कम होता है। तो फ्रोज़न हम 2 वजह से करते हैं, जब हमारे पास ज़्यादा हो जाता है तो हम रख लेते हैं, और जब कहीं बाहर भेजना होता है तब भी हम इसे फ्रीज़ करते हैं। और इस तरह से करके हम दिल्ली, इस्लामाबाद और पेशावर और बाकी जगहों पे जो है ना वो भेजते हैं पेरेंट्स को। और इसके अलावा आपका क्या क्वेश्चन था? इसके अलावा मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब फ्रीज करके फिर उसको डिफ्रोस्ट करना, मतलब इज दैट अ सेफ प्रोसीजर कि हम उसको निकाल रहे हैं, डिफ्रोस्ट कर रहे हैं, फिर हम बच्चे को दे रहे हैं? देखिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब हम दूध को फ्रीज करते हैं और निकालते हैं तो वो वाटर की एक जाहिर बात है उसमें एक क्वांटिटी भी होती है, वो भी उसमें शामिल हो जाती है, और जितनी एक दो दफा पेरेंट फ्रीज कर रहा है फिर दोबारा उसको डिफ्रोस्ट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इज दैट सेफ? हाँ जी, ये एक प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी मदर्स हैं, इन बच्चों के साथ उनकी बहुत मुश्किल होता है ज़िंदगी गुज़ारना, अल्लाह ताला इनके लिए आसान करे। बहुत बहुत बहादुर मदर्स हैं हमारी नेशन की और बाकी जगहों पे भी। बेसिकली ये होता है कि जब आप कैमल मिल्क लें तो आप उसको उसी वक़्त छोटे-छोटे पोर्शंस में जो है ना वो फ्रीज़ करें। लेट्स से अगर किसी ने फ्रीज़ नहीं किया और उन्होंने पूरी बॉटल फ्रीज़ कर दी है, तो प्रायोरिटाइज़ करते हैं हम स्टेजेस को। नंबर 1 पे तो प्रायोरिटी यही होती है कि जी आप सेकंड टाइम उसको फ्रीज़ ना करें अगर आपने कभी डिफ्रॉस्ट करनी है। और ठीक है। जितना आपका बच्चा मेहनत से किसी एक लेवल पे आता है और किसी हल्की सी गलती से वो फिर दोबारा स्लिप होके नीचे आ जाए, तो इससे बेहतर है कि आप जो है ना दूध को ट्रैश कर दें, उसको डिस्कार्ड कर दें, फिर दोबारा यूज़ ना करें। दोबारा अगर किसी वजह से, अब अगर तो जो सुन रहे हैं, आई होप कि उसको प्रैक्टिस को दोबारा करेंगे। अब जहाँ तक बात है कि हम जो लोगों को भिजवाते हैं, तो वो हम उन्हें मेंशन करते हैं कि ये फ्रोज़न स्टॉक आ रहा है। लेकिन पीडी इस्लामाबाद क्योंकि हमारे करीब है, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि इनको जो है ना फ्रोज़न ना भिजवाएँ। यहाँ हम क्या करते हैं कि हम 1 दिन पहले फ्रीज़र में जब रखते हैं, तो वो फ्रीज़िंग पॉइंट पे जो सारी बॉटल है वो रीच कर रही होती है, वो पूरी फ्रोज़न नहीं होती। तो वहाँ से जब हम उनको भिजवाते हैं, तो उनके पास जो बॉटल्स पहुँचती हैं, तो वो या तो सेमी सॉलिड होती हैं या वो एक्सट्रीमली चिल्ड होती है, क्लोज टू 1 डिग्री के टेम्परेचर पे होती है। वहाँ से जो मदर्स हैं उसको दोबारा से फिर फ्रीज़ कर लेती हैं, तो यहाँ पे एक हमारे पास थोड़ी-सी गुंजाइश निकल आती ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कि जिस तरह अभी आपने बताया भी कि इस्लामाबाद और पेशावर आप भेजते हैं, हमारे पास जो पेरेंट्स हैं कराची के जिनकी क्यूरीज आती हैं कि अब उनको कैमल मिल्क चाहिए, तो क्या आप आगे कुछ एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हैं कि किसी और सिटी में भी इसको स्टार्ट किया जाए, कि यू विल वर्क फ्रॉम हियर एंड यू विल स्टार्ट डिलीवरिंग के बाकी सिटीज में और बाकी जगहों पर भी आप अपनी कोई इस तरह की सर्विसेज दे सकें? अभी आपकी कोई वेबसाइट है? किस तरह से आप ऑर्डर्स लेते हैं और क्या प्रोसीजर है पेरेंट को आप तक अप्रोच करने के लिए? साइमा जी, मैं बिल्कुल आपका क्वेश्चन लूंगी, बस थोड़ा सा ये हम इसको मजीद थोड़ा एक क्वेश्चन जिनसे कर लें, उसके बाद आपके क्वेश्चन हम फिर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। आई कैन सी योर हैंड। है। वो आप क्या पूछ रहे थे? आई एम सॉरी। मैं आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह कराची से या बाकी सिटी से पेरेंट हमें पूछते हैं कैमल मिल्क के बारे में, देखिए बीइंग अ प्रैक्टिशनर आप पर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि अगर मैं किसी पेरेंट को ये रेकमेंड कर रही हूँ ना कि आप अपने बच्चे के लिए ये ले लें, या बायोमेडिकल ले लें, या आप कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट अपने बच्चे के लिए ले लें, तो हमारे एज के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई भी चीज किस तरह से असरअंदाज हो जाए ये तो कोई भी नहीं जानता। जहाँ बेनिफिट्स भी हैं वहां नुकसान भी है, जरूरी नहीं कि हर दफा आपको फायदे ही नजर आए। बाज़ औक़ात बच्चे किसी और तरह से कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, कुछ और ले रहे होते हैं, रिग्रेस भी करते हैं। इनकी तो प्रोसेस इसी तरह प्रोग्रेस भी चलती रहती है, बैक एंड फोर्थ हर चीज हो रही होती है। लेकिन कोई भी छोटी सी चीज जो बच्चे को डिस्टर्ब कर दे, जाहिर बात है कि वो सिर्फ पेरेंट को नहीं पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देती है। तो जब आपसे दूसरे शहर के पेरेंट आपसे दूध मंगवाते हैं तो किस तरह क्या सही जाता है, और आपको कैसे पता होता है कि एक दूध इतनी सेंसिटिव चीज है जिसको आपने पूरी तरह से जिसका आपने पहले भी बताया कि हम पूरी तरह से पेस्चराइज नहीं करते, हम बड़ी एक लो हीट प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारते हैं। तो जब इटली दूसरे शहरों में पेस्चराइज्ड। आप भेजते हैं तो क्या गारंटी है कि वो दूध ठीक ही रहता है? जी,
सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है, हम हर उस जगह भेज सकते हैं जो जहाँ पे बस टर्मिनल्स होते हैं, जो कि मेन सिटीज होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी कोशिश होती है कि उन जगहों को टेकल करें जहाँ पे 6-8 घंटे के अंदर जो डिलीवरी है वो पॉसिबल है। अब कराची का एक मसला ये है कि वहाँ पे जो पेरेंट्स पूछते हैं, पेरेंट्स 1 बॉटल मंगवाएंगे, 4 बॉटल्स मंगवाएंगे, तो इतनी छोटी क्वांटिटी जो है ना वो टेम्परेचर सेंसिटिव हो जाती है। और इस तरह से पॉसिबल ज़रूर है कि कुछ पेरेंट्स मिल के हमसे जो है मंगवा लें, तो वो एक बड़ा बॉक्स हो जाएगा, उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो अच्छा मेंटेन रहेगा, तो वो एक दिन कराची एक दिन लग ही जाता है, वो देर सवेर हो जाती है, तो तब तो पॉसिबल है। लेकिन अगर हमें एक एक कस्टमर को भेजना पड़ेगा तो वो फिर सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से उनका कोई अजीज जा रहा हो बाय प्लेन, तो वो लेते हुए जाए। और आपका सवाल था कि हम ऑर्डर्स कैसे लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारा फेसबुक पे पेज है, हमें पेरेंट्स वहाँ से कांटेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर्स जो है ना वो अपने प्लेस करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच वहाब। काफी सारी आपकी जो मेरी भी मिसकंसेप्शंस थी आपने उनको भी दूर किया और ये बताया कि एक्चुअली डाची क्या है और किस तरह से आप लोगों ने ये काम शुरू किया है। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि आगे भी आपके लिए बहुत आसानी हो, क्योंकि आप ऐसा एक काम और शुरू कर रहे हैं जो जिसके अंदर आपका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस किया और उसके बाद आपने ये काम शुरू किया। तो जी साइमा जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, देन आई विल टेक अलीना कि वो मजीद इस चीज पर फिर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे। आप अनम्यूट कर सकती हैं, यू कैन आस्क व्हाट यू वांट टू आस्क। आई थिंक उनका क्वेश्चन ये भी है कि आपकी वेबसाइट कौन सी है। आप अपनी वेबसाइट का भी जरूर बताइएगा पेरेंट को, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड कि आप शेयर करें उनके साथ डिटेल्स। जी मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप चैट ओपन करके तो यहाँ नीचे रख लीजिए। जी अलीना, कमिंग बैक टू यू, जहां हम बात कर रहे हैं कैमल मिल्क की, एंड ऑनेस्टली मुझे आज बहुत खुशी हुई है आपको अपने इस सेशन में लेके कि पेरेंट को जाहिर बात है एज अ प्रोफेशनल हम जो मर्जी कहते रहे, एज अ ऑनर ऑफ अ कंपनी कोई अपने प्रोडक्ट को जितना मर्जी प्रमोट करे, लेकिन जो हमारा एक अपना एक्सपीरियंस होता है वो और ही तरह का होता है, वो डिफरेंट होता है बिल्कुल। और बीइंग अ पेरेंट, आपने जिस तरह अपने बेटे के लिए भी कैमल मिल्क को यूज किया, मैंने वैसे इसके बारे में ये भी सुना हुआ है। ऑनेस्टली मेरा अपना एक्सपीरियंस तो नहीं था, बिकॉज जिस तरह से मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि मेरा भाई ही स्टिल नॉन वर्बल, उसके अंदर शायद एज भी मैटर करती है, क्योंकि एज भी ज्यादा थी जब हमें ये सब चीजों का पता चला और हमने इनके ऊपर अपना एक स्टार्ट लिया। तो कैमल मिल्क के बारे में एक ये भी रिसर्च है कि वो स्पीच के अंदर हेल्प करती है, तो क्या आप इस चीज से एग्री करती हैं या आपका कोई एक्सपीरियंस है कि आपके बेटे के लिए स्पीच के अंदर पर्टिकुलरली इसने हेल्प किया? क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जो पेरेंट है इनका बहुत ज्यादा कंसर्न है। मैं कल भी मंसूर चौधरी साहब का एक सेशन सुन रही थी जिसके अंदर पेरेंट का ये कंसर्न थे कि यहाँ पाकिस्तान के बच्चों की स्पीच उतना फंक्शनल नहीं या उतना जनरेट नहीं होती जिसका हम बाहर के बच्चों की देखते हैं। तो क्या आप इस चीज में प्लीज शेयर करेंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस था पर्टिकुलरली विद द स्पीच? बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे आके वही बात है, अपनी तो नहीं, मैंने बल्कि जो स्लाइड्स बनाई है उसमें काफी पेरेंट्स की टेस्टिमोनियल्स उनसे लेके मैंने वो भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह भी। जहां तक मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, मैंने डेफिनेटली बहुत गेम्स देखे थे। एकदम से जो सेंटेंस बिल्डिंग थी ना वो उसकी स्टार्ट हो गई थी, बिकॉज पहले जो वर्ड्स थे उसके टूटे फूटे लफ्जों को वो जोड़ के कोशिश करता था, लेकिन जो क्लैरिटी ऑफ सेंटेंस थी वो उसमें मैंने नोटिस की थी कि आना शुरू हो गई थी। फिर एनवायरमेंटल लर्निंग उसकी ज्यादा बेहतर हो गई थी पहले की निस्बत, कैमल मिल्क के बाद। कैमल मिल्क के बाद। और उसके बाद एक और जो अच्छा उसमें आया था, कोऑर्डिनेशन उसकी बहुत बेहतर हो गई थी। स्टडीज में वो बहुत ज्यादा चेंज नोट किया मैंने, उसमें बहुत बेहतरी आई थी। तो ये तो वही बात है कि मेरे लिए कैमल मिल्क इट वर्कड लाइक वंडर्स। मुझे जितने भी मैंने अभी तक बायोमेडिकल इंटरवेंशंस किए हैं, मुझे ये लगता है कि उनमें जो टॉप लिस्टेड आइटम्स थी इनमें से वो है। लेकिन अगेन हैदर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, तो मैं उनके लिए नहीं कह सकती कि आप जरूर ट्राई करके देखना चाहिए, बिकॉज इट्स स्टिल अ फूड। ठीक है, खाने की चीज है, इट्स नॉट समथिंग। अगर आपको तरीका पता है कि किस तरीके से ऐड करना, आप ट्राई करके देख लो।
नहीं सूट करता, यू कैन ऑलवेज स्टॉप, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग, कोई मेडिसिन नहीं है, हम मेडिसिनल वैल्यूज है इसमें, लेकिन वही चीज है कि जिस तरीके से आप कुछ अच्छा खाते रहते हो तो उसके बेनिफिट्स नजर आते रहेंगे, आप अगेन अगर उसको स्टॉप करोगे तो उसके बेनिफिट उस तरह से नहीं नजर आएंगे। तो इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि ये चीज इतने बेनिफिशियल आपके बच्चे के लिए नहीं, यू कैन ऑलवेज स्टॉप, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप परेशान ठीक है। हो। और लीना आपने कितने टाइम के लिए दिया था, मतलब 6 माह दिया, 3 माह दिया? क्योंकि अक्सर पेरेंट ही कहते हैं कि ठीक है हमने स्टार्ट तो किया है, बट फॉर हाउ लॉन्ग वी हैव टू गिव हिम द कैमल मिल्क, कितना अरसा हम उसको दें और कब बंद करें? आपने बंद किया, कब बंद किया और कितना अरसा दिया आपने? ठीक है, मैंने हैदर को जो कैमल मिल्क है तकरीबन 6 to 8 months कंटिन्यूसली दिया था। फिर बीच में मैंने कुछ ब्रेक ले ली थी बिकॉज आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स एज वेल, बिकॉज वही चीज है कि कभी ऐसे भी होता है कि आपके बच्चे प्लेटो हिट कर जाते हैं। थेरेपीज में भी हम डेफिनेटली श्योर कि आप एक बच्चा बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करेगा, आफ्टर सम टाइम वो थोड़ा सा स्टेगनेंट होता है, फिर एकदम से फिर से वो जिनसे बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। तो और जहाँ हम इस तरह की डाइटरी इंटरवेंशंस की बात करते हैं या इस तरह की चीज़ों की, तो इसमें ये चीज़ मैंने देखी, अमेजिंग भी है कि जब आप एक चीज़ को रोक के उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हो ना, तो वो बहुत गेन्स आते हैं फॉर सम रीजन। कभी भी आपको आपके बच्चे की बॉडी को एक चीज़ पे डिपेंडेंट कर देते हो ना, तो कहीं ना कहीं इम्यून हो जाती है, उतनी उसमें फिर प्लेटो हिट करने के चांसेस होते हैं। तो व्हाट आई ऑलवेज डू इज के आई ऑलवेज स्टॉप सम थिंग्स फॉर अ व्हाइल एंड आई ट्राई समथिंग एल्स, और उसमें फिर मुझे ये भी पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज मेरे हैदर के लिए बहुत बेनिफिशियल थी और ये चीज उतनी बेनिफिशियल नहीं गई। तो आप सेग्रीगेट भी कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होते। तो मेरे लिए तो इट वाज अमेजिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात मुझे आप बताएंगी कि क्या कैमल मिल्क को आप उसी फॉर्म में यूज करती थी? क्योंकि अक्सर पेरेंट ये कहते हैं कि मेरा बच्चा तो दूध नहीं पीता या वो उसको पसंद नहीं है, या आपको पता है कैमल मिल्क का थोड़ा सॉल्टी सा टेस्ट होता है, तो बच्चे दे आर नॉट विलिंग टू टेक कैमल मिल्क। तो क्या उसको कोई शेक बना के देती थी? क्योंकि अक्सर पेरेंट तो ये कहते हैं कि क्या इसको हम बनाना शेक में दे सकते हैं। उसको कैसे आप खुद कैसे देती थी? क्या नट्स वगैरह यूज करती थी? कैसे देती थी? अच्छा, एक्चुअली हैदर की मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, तो हैदर को ऑल्फैक्टरी थे। आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम जब वो स्कूल जाता था और वहाँ पे टिफिन बच्चों के स्कूल में जब खुलते थे तो वो स्मेल से वॉमिट करता था। पिकी ईटिंग तो एक दूसरी चीज आ जाती है कि वो कितना बड़ा पिकी ईटर था कि मुझे लगता है मेरी आधी जिंदगी उसके साथ उससे है ना, वो शायद किचन के अंदर ही गुजरी है। मैंने जब डाइटरी इंटरवेंशन स्टार्ट की थी उसको, तो कहीं ना कहीं उसके जब ये ऑल्फैक्टरी इश्यूज, सेंसरी इश्यूज, पिकी ईटिंग खत्म हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको टींडे, कद्दू, करेले सब कुछ खिलाया है, ठीक है। और जब हम डाइट की भी बात करते हैं ना, तो होल फूड इट मैटर्स अ लॉट, और वो कहते हैं ना रेनबो खानी चाहिए। तो मैंने उसको कभी भी इस चीज पे लगाया ही नहीं, अगर नहीं खाना नहीं, ही हैज टू ईट वन वे और अनदर। सैलेड बना के दो, स्मूदी बना के दो, किसी ना किसी तरीके से उसको फिर आदत हो गई थी कि माँ ने तो मेरा पीछा छोड़ना नहीं है, इसने खिला के रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब जैसे कि मैंने बताया कि कैमल मिल्क में जब तक हम आए तो उसने डायरेक्टली ही कैमल मिल्क लिया था, रॉ दिया मैंने उसको, पॉस्चराइज मैंने एक दफा, इन्होंने जब स्टार्ट किया था अब्दुल वहाब ने, तो तब मैंने पॉस्चराइज ली थी बॉटल। लेकिन अगेन आई ऑर्डर्ड रॉ फ्रॉम हिम बिकॉज आई न्यू दिस थिंग कि जब उसको सूट कर रहा है तो मैं उसके फुल बेनिफिट्स उसे दे। तो अगेन जहाँ आपने जो सवाल किया था ना स्पीच का, तो स्पीच में वाकई ही ये मैटर करता है, क्योंकि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की हम बात करते हैं, इम्यूनिटी लोअर की बात करते हैं, तो उसकी वजह से भी अक्सर बच्चे नहीं बोल रहे होते। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। साथ हमारे गट के अंदर जो होते हैं ना कुछ ऐसे प्रोबायोटिक्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं, कुछ ऐसे विटामिन्स या मिनरल्स जनरेट करते हैं बॉडी के अंदर कि जिसकी वजह से आपकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जैसे हम सेरोटोनिन और डोपामिन की बात करते हैं, वो हमारे 70 to 90% हमारे गट के अंदर बन रहे होते हैं। वो कौन बना रहे होते हैं? वो हेल्दी बैक्टीरिया बना रहे होते हैं। तो ये जो फुल ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया। ठीक है। और जो मैंने एक और क्वेश्चन किया था अलीना आपसे कि क्या आप इसको बिल्कुल उसी फॉर्म में देती थी, आप कोई शेक्स वगैरह बना के तो दे सकती हैं आप? दे सकते हैं, लोग देते हैं बिल्कुल।
कोशिश करनी चाहिए इसको एज इट इज दे, क्योंकि इसको तो स्टार्ट भी आपने ड्रॉप से करो या 1 टीस्पून से करो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अक्सर होता है आपका टेस्ट डेवलप होता है। जैसे हर इंसान सुशी नहीं खा सकता है, यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट फॉर दैट। मैं रिकमेंड यही करूंगी कि बजाय इसके साथ कोई छेड़खानी की जाए, कोशिश करें स्लोली आपने ऐड करना, डायरेक्टली दे नहीं दे सकते, किसी चीज में मिक्स करके दे दें। ठीक है। चिया सीड्स के आप पुडिंग बना के दे सकते हैं। इसके अलावा स्मूदीज बन जाती हैं। मैंने कभी भी इसकी स्मूदीज या इस तरह की चीजें नहीं बनाई, मैंने मिल्क शेक्स वगैरह इससे नहीं ट्राई किया। ठीक है, आपने कभी नहीं किया, क्योंकि अक्सर पेरेंट का ये कंसर्न होता है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने डिटेल में इसको एलैबोरेट किया है। और अगेन वही बात कि पेरेंट आपको इस वजह से भी ज्यादा सुनते हैं क्योंकि आप खुद एक पेरेंट हैं और आपका एक तजर्बा है। वी डू अंडरस्टैंड कि हर बच्चे की कंडीशन दूसरे बच्चे से अलग है। यहाँ हम किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे कि आप कैमल मिल्क ही स्टार्ट करें, हम सिर्फ उसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसको बता रहे हैं। उसके साथ साथ ये कहना कि किसी भी चीज का कोई ट्रीटमेंट है ऑटिज्म का, देयर इज नो क्योर फॉर ऑटिज्म। ऑटिज्म को आप हमेशा ट्रीट कर सकते हैं, उसको मैनेजेबल बना सकते हैं। बच्चों की प्रोग्रेस आती है, बच्चे बहुत ज्यादा फ्लोरिश कर जाते हैं। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्होंने जो बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं, बहुत आगे भी निकल गए हैं। और कुछ ऐसे बच्चे कि जब अर्ली इंटरवेंशन उनके साथ हुई है, वो आम स्कूल्स में जा रहे हैं और पढ़ाई में बहुत आगे भी चले गए हैं। ये उन बच्चों की फंक्शनैलिटी पे भी डिपेंड करता है कि बच्चा आपका कितना हाई फंक्शन है। हमें खुद भी एक्सेप्ट करनी है कुछ चीजें। अगर हम सिर्फ ये कहते रहेंगे कि मुझे कोई क्योर मिल जाए, तो अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगी, बीइंग अ प्रैक्टिशनर, बीइंग अ कंसल्टेंट, मैं खुद इस बात के ऊपर एग्री करती हूँ कि देयर इज नो क्योर फॉर ऑटिज्म। आप उसकी क्योर को ढूंढना बंद कर दें। आप सिर्फ ये देखें कि आप एक पर्सनैलिटी हैं, मैं एक पर्सनैलिटी हूँ और हम एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अगर इस सेशन की भी बात करें तो अब्दुल वहाब हमसे बिल्कुल अभी डिफरेंट है, क्योंकि आई नो ही इन्होंने मुझे स्टार्ट में बताया था कि आई एम नॉट अ कैमरा फ्रेंडली पर्सन, तो मैं इतना ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, और दैट आई कैन सी। तो हर इंसान की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, हमारे बच्चों की बहुत सी स्ट्रेंथ है। हमें चाहिए कि क्योर को ढूंढने की बजाय हम उनकी उन स्ट्रेंथ के ऊपर जोर दें। अल्लाह ताला हम सब बच्चों के लिए हम सब के बच्चों के लिए बहुत बेहतर करें, और हम सबको कुछ इस तरह की चीजों को फाइंड आउट करने में मदद करें जो हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू अलीना कि आप प्लीज अपनी जो स्लाइड है उनको हमारे साथ शेयर करें, सो पेरेंट कैन सी जो रिसर्च पीस हमारे। हाँ जी बिल्कुल, लाइट्स चली गए, 1 सेकेंड जरा, आई हैड टू टर्न ऑफ माय लाइट, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा इंटरनेट। जस्ट या प्लीज श्योर। तो अब्दुल वहाब, कमिंग बैक टू यू, कि जब हम बात करते हैं कैमल मिल्क की, आप मुझे बताएं कि कुछ इस तरह की कोई वैक्सीन होती हैं जो एनिमल्स को आप लोग अपने ये जो कैमल है इनको लगाते हैं, और किस तरह से, मतलब आप लोग कैसे इनकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं, और क्या आपका क्या प्रोसीजर होता है? एक तो आपने हाइजीन का हमें बताया कि आप लोगों का बड़ा अच्छा एक प्रोसीजर है, किस तरह से आप लोग उसको दूध को निकालते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अबाउट द हेल्थ ऑफ द एनिमल, आप उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? जी, जहाँ तक कैमल की हेल्थ की बात है, कैमल की हेल्थ में दो उसको चीज़ें चाहिए जो उसको एक ही वक्त में मिलती हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि ये चलने वाला जानवर है, ये कैप्टिव होने ठीक वाला है। नहीं है। ये जी अगर जी वॉक जी, करता प्लीज रहेगा तो कंटिन्यू। ठीक रहेगा। ये अगर वॉक नहीं करेगा ना, तो फिर इसके दूध में भी मसला होता है और इसकी सेहत में भी मसला होता है। दूसरी चीज़ ठीक जो है। इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है कि जब ये इसको हम वॉक कराते हैं वाइल्ड के अंदर और उन जगहों पे जहाँ पे चरने के लिए ग्रेजिंग है, तो ये तरह तरह की जब चीज़ें खाते हैं दरख्त की और जड़ी बूटियाँ वो सब, तो ये उससे जो है ना फिर काफ़ी हेल्दी रहते हैं। इनको जब स्टेबल डाइट अगर दे देते हैं और अगर अगर हम इन्हें कैप्टिव कर देते हैं ना, तो वहाँ इनके लिए जो होता है वो मसला आता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने इन्हें कोई वैक्सीन नहीं लगाई। वी हैव केप्ट देम इन एन ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट एंड इन ऑर्गेनिक वे, और उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है, हमारे अगर जानवर खुदा ना खास्ता कभी बीमार भी हो जाए तो हम इन्हें देसी दवाइयाँ ही देते हैं। डोमेस्टिक रेमेडीज या नेचुरल रेमेडीज जो है उनके जरिए ही हमारे पशु को ठीक करें, और इंजेक्शन और दवाइयों के करीब भी ना हमें लेके जाए, क्योंकि अगर एक इंजेक्शन भी लगेगा उसका असर दूध पर आएगा। और हमें पता है कि हमारा दूध जो इस किसी ने पीना है वो कैंसर पेशेंट से लेके ऑटिस्टिक तक है, और लिवर वाले हैं और किडनीज वाले हैं।
एक तो कोई भी ना रहा, लेकिन हम अपने एंड पे पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनको दवाइयों से बिल्कुल दूर। ठीक है, thank you so much Wahab. Coming back to you Lina, I can see your slides and now you can proceed with the slides please. Okay, thank you very much. Actually जब भी हम किसी से कोई बात करेंगे ना किसी भी हेल्थ बेनिफिट्स की, तो वो हमेशा ये ज़रूर पेरेंट्स पूछेंगे या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, या मैंने भी जब सर्च किया था तो मैं ये देखती थी कि इसके पीछे साइंस क्या कह रही है, कि क्या ये चीज़ वाकई ही इतनी रिलायबल है कि इस पे इन्वेस्ट किया जाए, क्या ये चीज़ इतनी रिलायबल है कि इसको परस्यू किया जाए। तो जहाँ पे हम कैमल मिल्क की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैं शेयर करूंगी, और अलोंग विद द रिसर्चेस आर्टिकल्स के जो लिंक्स है, इट्स नॉट समथिंग के दैट इज मेड अप कि घर बैठे ही जो पेरेंट्स हैं वो खुद से कोई चीज़ ट्राई करें और कहें कि ये ठीक है, ये चीज़ बेनिफिशियल है ऑटिज्म के लिए या दूसरे डिफरेंट एबिलिटीज के लिए। इसके पीछे पूरी साइंस है। First of all, I would like to give you a disclaimer that I'm not a medical professional. और ये जो स्लाइड शेयर होने लगी है इट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। और अगर आपने कैमल मिल्क की इंटरवेंशन वगैरह करनी है तो एक तो आपकी अपनी रिसर्च बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, और आपकी रिसर्च के साथ साथ इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप किसी एक जो मेडिकल प्रोफेशनल है या न्यूट्रिशनिस्ट है आप उसको लूप में रखें, और वो आपको बिल्कुल गाइड करता रहेगा। जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे कि कैमल मिल्क इज नॉट फॉर एवरीवन, और अगर सबके लिए नहीं है तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको कैमल मिल्क सूट नहीं करता या नहीं देना चाहिए। सही। हिस्ट्री की बात करते हैं, वो हमने थोड़ा सा चेक भी किया था। इट गोज बैक इन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले, 6-7 हजार साल पहले भी जो लोग हैं वो कैमल मिल्क का इस्तेमाल करते थे। अरब कंट्री में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। डॉक्टर वैटसन है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अरब्स हैं ये जो कैमल मिल्क को रेगुलरली यूज़ कर रहे थे उनकी डेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और उन्होंने इस चीज़ को बताया था अपने एक रिसर्च में कि इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। और इसको अगर कहा जाए ना कंप्लीट मील, तो कैमल मिल्क इज लाइक दैट। लाइक कोई भी आप अगर फूड ऑल्टरनेटिव उठाते हो तो कोई भी ये नहीं कहा जा सकता कि दैट इज एक जैसे कहते हैं ना होल फॉर्म ऑफ फूड है, जबकि कैमल मिल्क के बाद में रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वो इतना न्यूट्रिशियस है कि वो सारे दिन में या कुछ अरसे तक, जैसे ये जो लोग वॉन्डर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, स्पेशली अरब्स जो से डेजर्ट एरिया में होते हैं, वो महीनों कैमल मिल्क लेते हैं, तो इससे उनकी हेल्थ डिग्रेड नहीं होती, बल्कि वो जो एडवर्स किस्म की एक एनवायरनमेंट में उन्होंने सस्टेनेबिलिटी होती है वो उनकी बेहतर रहती है। टेस्टिमोनियल से कुछ पेरेंट्स से ये पूछा गया कि आपको क्या लगा, आपने क्या गेम्स देखे अपार्ट फ्रॉम मी कैमल मिल्क से अगर आपने अपने बच्चे को ट्रीट करना शुरू किया। तो उसमें देख सकते हैं कि पहला जो पेरेंट है उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे का जो वेट था वो गेन हुआ है पिछले 2 साल में। ये लो मसल टोन की प्रॉब्लम ऑटिस्टिक बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, स्पेशल नीड्स के बच्चों में। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन एक इश्यू होता है, फिर इसके अलावा बच्चे खाते पीते नहीं है, पिकी ईटर होते हैं। तो इस मदर ने जब कैमल मिल्क का स्टार्ट किया तो उनके बच्चे का वेट गेन होना शुरू हो गया था। इसी तरीके से सेकंड मदर ये कहती है कि मेरे बच्चे की एक वर्ड फ्रेज से वो 3-4 वर्ड्स को कंबाइन शुरू कर दिया था उसने, और वो सिर्फ 6 हफ्ते के इस्तेमाल से, रॉ मिल्क उन्होंने दिया, 6 हफ्ते के इस्तेमाल में उन्होंने ये चेंज नोट किया था। अगेन और 2-3 मदर्स हैं जिसमें वो इस चीज को टेस्टिमनी दे रही है इस चीज की कि उनका बच्चा कामर है, ज्यादा इंगेज्ड है, जिनको पहले डायरिया के इश्यू थे वो सॉलिड पूप है, और इसके अलावा जो बच्चे पसंद नहीं करते थे डिफरेंट खाना पीना चीज़ों को, डिडंट ट्राई न्यू थिंग्स, तो वो कैमल मिल्क के इंट्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने नई चीज़ें ट्राई की हैं, उन चीज़ों को खाया है, इतने पिकी ईटर नहीं है। और इवन थेरेपिस्ट भी वंडर कुछ बच्चों के सिनेरियो में करते हैं कि वो इतना अवेयर इतनी जल्दी कैसे हुआ। तो देखिए बिल्कुल डेफिनेटली थेरेपीज बहुत बेहतर होती हैं, लेकिन क्या ये थेरेपिस्ट की लाइफ भी थोड़ी सी इजी नहीं हो जाएगी कि उसको एक कामर बच्चा मिले? और डेफिनेटली वो उनके साथ काम करना भी ज़्यादा उनके लिए इजी हो जाएगा, और बच्चे के लिए भी जो अपने अंडरलाइन एक वॉर चल रही है ना, मेडिकल वॉर, वो जब सेटल डाउन होती है तो हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली सेटल होंगे। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स इस कैमल मिल्क के क्या है, इसमें विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स हैं, इसके अलावा
किन चीज़ों के लिए मेडिकल कंडीशंस हैं, दैट इज प्रूवन, रिसर्चेस कहती हैं कि इन कंडीशंस में कैमल मिल्क बहुत अच्छा है, जिसमें एलर्जीज हैं, एस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर का जिनको इशू है, डायबिटीज का है, प्रोबायोटिक्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, जिन बच्चों को पैंस या पैंडास का इश्यू होता है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रेप बैक्टीरिया जो उनसे है ये कितना एक हैवक क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली एक जो बच्चा ऑटिज्म के साथ होता है। तो ये उन बच्चों के लिए जो इस तरह पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं, उनको रोक सकते हैं, इसमें इस किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट का कांटेक्ट होता है वो आपके जो सा काउ मिल्क से काफी ज्यादा होता है, जैसे विटामिन सी का जो काउ मिल्क में होता है उससे 5 गुना ज्यादा विटामिन सी कैमल मिल्क में है, 10 टाइम्स आयरन इसमें ज्यादा है, कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा होता है। फैट प्रोफाइल जैसे पहले भी जिक्र किया कि फैट इसमें कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी अभी सादी भी बात करी थी कि सैचुरेटेड फैट्स जिसमें बटर, घी और इस तरह की चीजें होती है ना जो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपका बढ़ाते हैं, तो इसमें इतना ज्यादा ये फैटिंग नहीं होता कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़ सके। अगेन इट कम्स टू दिस थिंग कि आप हमेशा जो भी चीज इंट्रोड्यूस करो अपनी डाइट में भी, अपने बच्चे की भी डाइट में, वो मॉडरेशन से इस्तेमाल करो। अच्छी बुरी चीजें हर चीज में होती है, बैलेंस इज द की, मॉडरेशन इज द की, जिसकी वजह से कोई भी चीज आपके वो कहते हैं ना बॉडी में हैवक नहीं क्रिएट कर पाती। इसमें जैसे ओमेगा की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब जो पेरेंट पीछे कह रही थी कि मेरा बच्चा बोलना शुरू हो गया, हमारे ब्रेन का खाना होता है ओमेगा, ओमेगा 3 इज दिस मच इम्पोर्टेंट, और हमारे ये जो कैमल मिल्क है इसमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी होती है। लीकी गट का हमने डिस्कस किया था पीछे, ये नीचे अगर आपको डायग्राम नजर आ रही हो तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे लाइटर पिंक साइड पे ये नॉर्मल जंक्शन है, हमारी जो गट की लाइनिंग है इसको इस तरह से टाइटली पैक्ड होना चाहिए, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन कॉज होती है लीकी गट का, जब बच्चों को इश्यू होता है, तो ये देखिए इन जो राइट साइड पे थोड़ा सा कंपैरेटिवली डार्कर टोन ऑफ पिंक है, इसमें वो इन जंक्शंस के बीच में इतनी स्पेस बन जाती है कि वो जो खाते हैं या कोई बैक्टीरिया है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में जाना शुरू हो जाता है। कैमल मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, नैनो बॉडीज होती है, लेक्टोफेरिन, इस किस्म के कुछ जिसको कहते हैं ना प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, जो कि आपकी गट की जो नॉर्मल म्यूकस लाइनिंग होती है ना उसको मेंटेन करने के लिए, इंटेस्टाइन की लाइनिंग्स को वो बिल्कुल स्मूथ करने के लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित होता है। इसके अलावा ये एलर्जीज को रिवर्स करता है। अगेन कमिंग बैक टू द ऑटिज्म चिल्ड्रन, उनके अंदर बहुत ज्यादा एलर्जीज होती हैं, कुछ भी खाएंगे तो पेरेंट्स कहते हैं इनको हाइव्स हो गए हैं, रैशेस हो गए हैं, या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए हैं। तो इसमें इतने हायर अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसमें अगेन जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स की मैंने पीछे बात की, तो इसमें जो 4 तरह के प्रोटीन्स होते हैं पीजीआरपी, इसके अलावा लेक्टोफेरिन, लेक्टोपेरोक्साइड्स, इसके अलावा लाइसोजाइम्स जो उनसे होते हैं। तो ऑल दीज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ये क्या करते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल का काम करते हैं, जो बैड पैथोजेनिक ऐसे वायरसेस या बैक्टीरियाज आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ये उनके साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। इम्यूनिटी की बात करें तो फिर अगेन जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चे इम्यूनिटी सिस्टम वाइज इतना नहीं स्ट्रांग होते। कैमल मिल्क कैन प्ले अ वाइटल रोल इन दिस थिंग कि आप उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसके जो सेल्स होते हैं जिनको नैनो बॉडीज की हमने बात की, वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ना उसके अंदर भी नैनो बॉडीज पेनिट्रेट करके, अगर उसमें भी कोई ऐसा पैथोजेनिक एलिमेंट है जो कि कहीं ना कहीं वो सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये उसको भी खत्म कर सकते हैं। ये इतने पावरफुल होता है कैमल मिल्क के नैनो बॉडीज जो सी होती है। इसके अलावा एक स्टडी हुई थी कैमल मिल्क ऑटिज्म पे, और उनके जो ऑथर थे ना उन्होंने कंपेयर किया था कि जो इंट्रावेनस इम्यूनोलॉजिकल थेरेपीज होती है ना, कैमल मिल्क उसको भी रिप्लेस कर सकता है। अक्सर जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको क्यों दिया जाता है कैमल मिल्क, उसकी रीजन ये है उनकी जो इम्यून थेरेपी होती है ना कि इम्यूनिटी सिस्टम उनका फाइट बैक नहीं कर पा रहा होता,
तो ये कैमल मिल्क उसमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट, इट इज़ वेरी गुड, और ये होता है कि आपकी गट लाइनिंग को, आपके इन्फेक्शंस को ख़त्म करेगा, आपकी जो उनसे ओपिएट रिस्पॉन्सेज जो आते हैं बच्चों को काव मिल्क लेने से, कैमल मिल्क उसको ख़त्म करेगा। इसके अलावा वायरल, बैक्टीरियल या माइकोप्लाज्मा जिसे अब कहते हैं हम, उस तरह के जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मोल्ड इन्फेक्शंस हो गए लाइम में, उसमें ये बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकता है। ये चीज़ हम जानते हैं, मेडिकली इट इज़ प्रूवन के जो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे होते हैं उनमें गाबा का लेवल जो सा होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये गाबा क्या करते हैं, ये आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करता है, आपकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आपकी बॉडी में गाबा नहीं बन रहा या प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर रहेंगे, उसकी वजह से बच्चे फिर बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना ऑफ द एज रहेंगे, एंजाइटी उनमें बहुत ज़्यादा होगी। कैमल मिल्क में गाबा की क्वांटिटी बायो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में होती है, जो कि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जब बच्चों को गाबा के साथ सप्लीमेंट किया जाता है ना, तो हर बच्चे को गाबा का सप्लीमेंट सूट नहीं करता, कहीं ना कहीं वो उसकी बॉडी उसको बायो अब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना नहीं पा रही होती कि वो बच्चे की बॉडी उसको अब्जॉर्ब करके फिर वो उसका काम दिखा सके और बच्चे की जो एक कामनेस होती है वो एग्जिबिट कर सके। तो कैमल मिल्क में ये प्रॉपर्टीज हैं। पाकिस्तान के कैमल्स जो से हैं अगेन दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिनकी जो सी ब्रीड है ऐसी जिसमें जो कैमल मिल्क है जिनका बहुत अच्छा, और दे कैन प्रोड्यूस अप टिल 20 to 40 लीटर्स ऑफ मिल्क पर डे। रॉ पॉस्चराइज्ड हमने इसको डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ होती हैं, डिफरेंट लेवल्स पे आप उनको डिग्रीज पे उनको पॉस्चराइज कर सकते हो। एक चीज जो हम मिस आउट कर गए थे कि बेस्ट फॉर्म क्या होती है कैमल मिल्क, किस तरीके से देना चाहिए जिसमें मोस्ट न्यूट्रिएंट हो। तो सबसे पहले जो जिसको रिकमेंड किया जाता है दैट इज फ्रेश रॉ केफीर फॉर्म में दे सकते हो, फ्रोजन रॉ होना चाहिए और केफीर आप उसकी बना के दे सकते हो। लो हीट पॉस्चराइजेशन अगर आप करते हो वो 3rd नंबर पे आती है। कैमल मिल्क का पाउडर आप यूज करोगे तो उसकी अफादियत और थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर हाई हीट पॉस्चराइज्ड होगा तो उसकी अफादियत फिर इनमें सबसे कंपैरेटिवली कम होती है। अब ये बात आती है कि कैमल मिल्क को हमने अवॉइड कब करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर चाइल्ड्स बॉडी, और हर दफ़ा हर चीज़ नहीं दी जा सकती। फोलेट रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडीज अक्सर देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो से ऑलमोस्ट एक रिसर्च हुई थी, डॉक्टर डैन रोजिग्नॉल है, ही इज़ वेरी फेमस इन बायोमेडिकल फील्ड। उन्होंने इस चीज़ को कुछ रिसर्च पेपर्स लिखे थे और रिसर्चेस की थी, और उनमें एक रिसर्च थी फोलेट रिसेप्टर पे जो उन्होंने की थी कि 62% ऑफ ऑटिस्टिक जो चिल्ड्रन थे ना उनमें एंटीबॉडीज बनाई जाती है। अब फोलेट का काम क्या होता है, फोलेट रिसेप्टर्स का, कि वो जो बॉडी के अंदर फोलेट का प्रोटीन होता है ना उसको ट्रांसपोर्ट करता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जब आप मिल्क देते हो, चाहे वो कैमल मिल्क ही क्यों ना हो, तो वो एंटीबॉडीज कुछ बना लेते हैं और वो उन जो से फोलेट रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो फोलेट लेवल्स होते हैं वो बॉडी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सेरेब्रल फोलेट डेफिशिएंसी जिसे हम कहा जाता है। इट इज़ अ रिलेटिवली न्यू थिंग, न्यू रिसर्च, तो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जिसकी वजह से CFD में ये ज़रा रोल प्ले करता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है, स्पेशली जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा आपने नोट किया होगा जिनको सीजर्स का इश्यू रहा है या जिनका सर कंपैरेटिवली बॉडी से छोटा होता है, तो वहाँ पे CFD का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इट इज़ कंपैरेटिवली रिकमेंडेड कि फिर आप किसी भी किस्म के डेयरी इस्तेमाल ना करें, इंक्लूडिंग कैमल मिल्क। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो ग्लैक्टोज एक एंजाइम होता है जिसको वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते और डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जब उनकी न्यूबॉर्न होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जाती है इस रेयर डिजीज के लिए, और उसमें फिर ये रिकमेंड किया जाता है कि उनको मिल्क प्रोडक्ट्स ना दी जाए। और इसमें भी अगेन कैमल मिल्क होता है कि कैमल मिल्क इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें ग्लैक्टोज का लेवल कंपैरेटिवली फिर बहुत ज़्यादा होता है।
अभी कुछ रिसर्चेस ये भी प्रूव कर रही हैं कि कैमल मिल्क कुछ जो ड्रग्स हैं उनके साथ, या सप्लीमेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिसके अंदर ये थोड़ा सा कहते हैं ना काउंटर एक्ट कर जाते हैं, तो अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ स्टिल ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन अक्सर प्रैक्टिशनर ने ये नोट किया था कि जो वो मेडिकल एनेस्थीसिया देते हैं ना जिस बच्चे को या किसी इंसान को जो कि कैमल मिल्क ले रहा होता था, तो वो बड़ी जल्दी वीन ऑफ हो जाता था, खत्म हो जाता था उनकी बॉडी में। सो इट इज बोथ गुड एंड बैड थिंग, क्योंकि जिन बच्चों को अगेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है ना, उनके लिए बॉडी से इस चीज को डिटॉक्स करना, बॉडी से जो एनेस्थीसिया को डिटॉक्स करना, इट इज वेरी हार्मफुल। तो अगर हम ये बात करें कि हमारे बच्चे जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे, अगर वो किसी डेंटल चेकअप के लिए या उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, कैरीज हो जाती हैं, तो उनको अगर एनेस्थीसिया दे के रूट कैनाल वगैरह करना पड़ता है, तो वो अगेन उनको थोड़ा सा और रिग्रेशन की तरफ लेके जाता है। तो इट कुड बी अ गुड थिंग कि अगर आप कैमल मिल्क उन्हें दोगे तो एनेस्थीसिया उतना ज्यादा उन पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इट इज ऑल्सो अ बैड थिंग कि हो सकता है कि वो वार्न ऑफ जल्दी हो जाए, तो उसको जल्दी जब आपका डेंटल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसी टाइम उससे सेंसेशन होना शुरू हो जाए। अगर आपके बच्चे को मिल्क एलर्जीज हैं, इससे कैमल मिल्क से, अगर आप देख रहे हो कि कैमल मिल्क देने से आपके बच्चे को हाइट्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, एजिटेशन इज एट द पीक, तो देन योर मेक श्योर कि फिर आप उसको ना दें, कोशिश करें ना दें, कुछ अर्से स्टॉप करें, let his body heal for more time, try other stuff, और फिर उसके बाद आप slowly बिल्कुल एक ड्रॉप ऑफ कैमल मिल्क से आप दे के देख सकते हैं। कितना देना है कैमल मिल्क को, अगेन आई टोल्ड यू कि हर्क्स रिएक्शन भी हो जाते हैं, डाई ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप एकदम से नहीं स्टार्ट कर सकते। और इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि 1 टीस्पून से लेके 2 टीस्पून तक आप वंस अ डे दो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड कि हर 2 से 5 दिनों के बाद आप थोड़ा सा और इंक्रीज करके देखो। टिपिकल एक बच्चा जो उनसा होता है तकरीबन 10 साल तक या 12 साल तक, उसको आप 4 से 8 आउंस तक दे सकते हो। लेकिन अगेन द की इज फाइंडिंग द राइट स्पॉट कि आपके बच्चे को क्या सूट करे। इट इज नॉट कंपल्शन कि अगर यहाँ पे 4 आउंस है बता रही हूँ मैं आपको, या 8 आउंस बता रही हूँ, तो आपने सारे दिन में वही देना है। आपके बच्चे को जो सूट कर रहा है आपने उतना कैमल मिल्क उसको देना है। वो ज्यादा भी ले सकता है, वो कम भी ले सकता है। अगेन जब आप किसी से इंडिविजुअल फार्म से जाके ये पूछते हो भाई अच्छा कैमल मिल्क मुझे चाहिए, तो अब उनसे आपने क्या क्वेश्चंस करने, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज हेल्दी ऑर्गेनिक डाइट ऑफ अ कैमल इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितनी आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज वो सारे बैड जो चीजें उसके अंदर होंगी वो आपकी बॉडी में आएंगी। जैसे हम ब्रॉयलर चिकन की बात करते हैं कि ब्रॉयलर चिकन नहीं खाना चाहिए, उसकी रीजन ही क्या है, क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट ऐसी होती है, उनकी फीड ऐसी होती है, उनकी हालत ऐसी होती है कि हम वो जब खा रहे हैं तो हमारे अपनी बॉडी में इतने ज्यादा एक तरह का वो जहर का काम कर सकती है। तो इसी तरीके से कैमल्स की ईटिंग हैबिट्स आपको जाननी है कि क्या वो ग्रास फेड है या ग्रेन फेड है। अगर तो ग्रेन्स वो खा रहे हैं तो क्या वो ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स खा रहे हैं, क्या वो सोए फ्री कॉर्न फ्री ग्रेन्स खा रहे हैं, जीएमओस कितने वो लेते हैं, ऑर्गेनिक है कि नहीं, एंटीबायोटिक्स हार्मोन्स या स्टीरॉइड्स तो नहीं बहुत ज्यादा कंपनी उसको लगा रही कि बच्चा वो उसकी जो कैमल मिल्क की प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो। टेस्टिंग वो कितना करवा रहे हैं कि आपका कैमल मिल्क, जैसे इन्होंने अब्दुल वहाब ने भी जिक्र किया कि आप मेरी किसी भी लैब में ले जाके टेस्टिंग करवा लो। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि टेस्टिंग हो, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि ठीक है आप टेस्ट करा के देखें क्या इसमें कोई किसी किस्म का, अगर आपको लगता है कोई इस तरह की कंटामिनेशन है तो आप ना यूज करें। फिर इसके अलावा हर बैच की कंटामिनेशन और पैथोजेनिक बैक्टीरियाज की टेस्टिंग होनी लाजमी है। इट इज नॉट लाइक दैट कि हाँ 6 साल पहले एक बैच की टेस्टिंग करवाई और फिर आप ये कहें कि ये बंदा ऑथेंटिक है, अब आप इससे लेते जाओ। कितनी ऑफन की जा रही है, इज इट अवेलेबल टू द कस्टमर, इफ यू वांट टू आस्क देम कि हाँ जी मुझे जरा आप इसका डेटा तो प्रोवाइड करके देखें ना कि वाकई ये सच है या झूठ है। फिर उसका एथिकली आप कैमल्स को ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, आप कहाँ पे किन एनवायरनमेंट में उसको रखा हुआ है, कितनी रेगुलर बेसिस पे आप कैमल को मिल्क कर रहे हैं। अब ये सारी डेटा यहाँ पे शेयर करने का मकसद ये था कि मैं 2 दिन पहले भी ग्रुप में पढ़ी थी कि कुछ लोग आके ये बात कर रहे थे, इट इज अ फ्रॉड।
नो, नथिंग इज फ्रॉड। व्हाट इज फ्रॉडुलेंट इज कि अगर आप कुछ ऐसी बात जो आपने रिसर्च नहीं की और आके लोगों को बताना शुरू कर दो कि ये चीज फ्रॉड है, आपने नहीं करनी। कुछ अर्से पहले ABS से पहले रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की हाइप क्रिएट की गई। देयर इज़ ऑलवेज राइट एंड रॉन्ग वेज। आपको ये देखना है कि आपने किस तरीके से एक चीज़ को अप्लाई करके देखना है। ये तमाम रिसर्चेस हैं, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर द लिंक्स। ये रिसर्चेस इतनी ज़्यादा थी, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ये कोई थोड़ी रिसर्चेस हैं कि मुझे एक स्लाइड पे करने के लिए उनको फॉन्ट साइज छोटा करना पड़ा। शायद आप नहीं रीड कर पा रहे, बट ये मेरे ख्याल से 22-23 रिसर्चेस हैं। ये रिसर्चेस पेपर आप पढ़ें, देन टेक अ डिसीजन। नो वन इज पुशिंग यू, नो वन इज आस्किंग यू टू गो फॉर इट। और अगेन आपको पता है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स नीड एंड हिज एबिलिटी टू इनटेक कैमल मिल्क। थैंक यू सो मच अलीना, आपने इतना डिटेल में इसको एलैबोरेट किया, इतना डिटेल में इसको बताया। एंड आई एम श्योर कि कुछ पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, कुछ जो ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ जो अभी इसके रिकॉर्डेड सारे सेशन देखेंगे, दे विल हेल्प अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस होंगे आप उनको भी जरूर आंसर कीजिएगा। प्लस जिस तरह से अलीना ने कहा कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ROS के लेवल को कम करने के लिए, वो कम हो जाता है कैमल मिल्क से, ठीक है। और अब अगर आप ये पूछें कि ROS क्या होते हैं, तो दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेल। जो आपके सेल्स एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं और सही तरह से फंक्शन नहीं कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है उनकी, तो सेल डेड भी हो सकता है। इसी वजह से जब वहां आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो आपको बता रहे थे कि इवन के कैंसर के अंदर भी पेशेंट्स को भी ये दिया जाता है। और आपको पता है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वहां पर तो सारा काम ही ये सेल्स का होता है, और उनकी जितनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाती है अनवांटेड सेल्स की। सो आई एम रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू। और इसके साथ ही मैं वहाब आपका भी बहुत ज्यादा आई एम थैंकफुल टू यू फॉर द रीजन कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और एक कंपनी एक कंपनी चला रहा है उसके लिए टाइम निकालना, और इस तरह से आके खुद से पेरेंट्स के क्वेश्चंस को, उनकी क्यूरीज को आंसर करना, वो बहुत बड़ी बात है। और अलीना, आपका भी थैंक यू क्योंकि आपने इतना सारा हमारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया। ऑनेस्टली लोग इतना ज्यादा बॉदर नहीं करते अपने टाइम को दूसरों के लिए स्पेयर करना, बट एज you have always spared your times, you have put always your efforts for the parents। और इसका जरूर जी लिंक भी हम शेयर कर देंगे। और वो पेरेंट्स जिनके बाद में क्वेश्चंस है, मैं अगेन रिपीट करूंगी कि आप अपनी क्यूरीज इस सेशन के नीचे छोड़ दीजिएगा, ताकि वहाब और अलीना इसको पर्सनली आंसर भी कर सकें। रिसर्च कीजिए, जैसे अलीना ने आपको बताया, हमने सिर्फ आपको बेनिफिट्स बताए कि कैमल मिल्क के क्या बेनिफिट्स हैं, हमारा अपना क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है। इवन के जैसे अलीना ने अभी एपिलेप्सी की सीरियर्स की बात की थी, तो पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मेरे अपने भाई को कोमॉर्बिड में, जिसका ऑटिज्म के साथ एपिलेप्सी भी है, और सिंस 23 ईयर्स ही सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सी। तो कैमल मिल्क ने उनको भी बहुत हेल्प की। हम किसी एक कंपनी को, हम किसी एक प्रोडक्ट को हम आपको इंडोर्स नहीं कर रहे, कोई फोर्स नहीं कर रहे कि आप वहां से भी लें, लेकिन हम इस चीज को जरूर आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, जो इस काम को प्रॉपर एक चैनल के थ्रू लेके चल रहे हैं, जो कि हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि सर्टिफाइड हैं, प्लीज आप उनसे अपना ये कैमल मिल्क जरूर लें। क्योंकि जो लोग जगह जगह या रोड साइड्स पर इस तरह से कैमल मिल्क को डिलीवर कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि उस जानवर की सेहत की वो क्या गारंटी दे रहे हैं। जैसा अलीना ने अभी बताया कि वो ग्रीन्स पर हैं या ग्रास पर हैं, किस तरह से है। एक कंपनी आपको जरूर उस क्यूरी का आंसर दे सकती है, लेकिन वो जो रोड साइड पर लोग हैं वो आपको कभी भी नहीं बता सकते। और दूसरी चीज जो उन्होंने भी बताई कि वो हार्मोन्स के कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा रहे हैं, वो मिल्क की प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो आपको उससे सेटिस्फाई नहीं कर सकते जिस तरह से एक कंपनी का CEO या उसका ऑनर आपको कर सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। आपकी साइड से अगर वहां आप कुछ कह के इसको एंड अप करना चाहते हैं तो प्लीज। जी, एक जो नए यूजर्स है उनके लिए एक बात कहनी थी मुझे, जो मैं कहना भूल गया। टेस्टिंग के फेज के अंदर एक ड्रॉप जो है वो स्किन के ऊपर आप डालें और एक दिन तक उसको देखें बच्चे को स्किन रिएक्शन तो नहीं है।
और फिर दूसरे दिन एक ड्रॉप उनके लिप्स पे डालें और फिर देखें कि उनको कोई रिएक्शन तो नहीं, और थर्ड डे से आप उनको शुरू करें पहली बात। दूसरी बात ये कि डायरेक्ट दूध देना जो है ना वो वहाँ से शुरू करने के लिए अगर उसको कुछ चीज़ पका के आप दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, डाइजेशन के चांसेस भी ज़्यादा बेहतर है, और ओवरऑल जो है ना वो बच्चे के लिए शुरू शुरू में वो ठीक रहता है। डिजर्ट्स वगैरह बना के इस तरह की चीज़, शेक्स वगैरह बना के, जैसे मैम अलीना ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, यहाँ से शुरू करें। जब आपको लगे 1-1.5 महीने के बाद आपका बच्चा अब सेटल डाउन हो गया, फिर ग्रेजुअली आप 1 आउंस कपल ऑफ आउंस से शुरू करके डायरेक्ट मिल्क के ऊपर आए। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव लर्न इन द पास्ट 5-6 years। हम सबको ये कहते रहे कि भाई कैमल मिल्क प्योर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह से अगर आप टेस्टिंग करके शुरू करें अपने बच्चे के साथ, 3-4 दिन थोड़ा डिले हो जाएगा लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, और एंड पर एक रिक्वेस्ट आपसे भी, एंड पर एक रिक्वेस्ट आपसे भी कि जिस तरह एक चीज की आपको पता है कि डिमांड बढ़ती है हमारी, उसकी प्राइसेस भी बढ़ती हैं, तो हमारे जो पेरेंट है ऑलरेडी जो ऑटिज्म की इतनी थेरेपीज अफोर्ड करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप हमारे पेरेंट्स के लिए जरूर है कि इसकी इकोनॉमिकल सी प्राइसेस रखा करें, ताकि वो पेरेंट जो अपने बच्चों के लिए इस तरह की कोई भी नई चीज भी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी इसको लेना उनकी अफोर्डेबिलिटी में हो। और ऑलरेडी जो ऑटिज्म का पेरेंट होता है वो बहुत सी चीजों पे अपना इन्वेस्ट कर रहा होता है, ये इन्वेस्टमेंट ही होती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो कोई भी चीज इस तरह ट्राई करें और उनके बच्चों में जल्दी से कोई भी क्योर आ जाए। क्योर मैं फिर कहूंगी कि क्योर नहीं होता, लेकिन बीइंग अ पेरेंट हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये हसरत जरूर होती है, ये तमन्ना जरूर होती है, और इस चीज पर हमारा यकीन भी होता है कि हमारे बच्चे को कोई भी चीज सूट कर सकती है। तो प्राइसेस को जरूर इकोनॉमिकल रखें। आई डोंट नो कि अभी आप क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल की एक जो प्राइस बढ़ी है उसकी वजह से आई अंडरस्टैंड कि आपने डिलीवरी चार्जेस भी ज्यादा कर दिए होंगे, लेकिन उनको जरूर इकोनॉमिकल रखा करें। जैसे आपने कहा कि कराची के अंदर भी कुछ पेरेंट्स हैं जो इकट्ठे आपसे मंगवा लेते हैं, तो आप पेरेंट का जरूर ऐसा एक ग्रुप बनाएं कि इकट्ठे पेरेंट इस चीज को मंगवा लिया करें, ताकि उनकी डिलीवरी चार्जेस जो है वो उनको इकोनॉमिकल पड़े। बाकी दूध की आपके प्रोडक्शन के ऊपर वो तो आप जितना आपने ब्रीफ कर दिया, हमें खुद भी कोई शक नहीं है। अलीना का आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरे भी स्टेप अहेड पे बहुत से पेरेंट हैं, ये तो आपसे बाद में एक इंटरेक्शन मेरा हो गया था एक पेरेंट के थ्रू ही। आपके बारे में बहुत अच्छे फीडबैक हमें हमेशा मिले हैं, because I always recommended the camel milk, but I never recommended you as particularly as a company कि आप इसी कंपनी से लें जाके। वो तो पेरेंट ने ऑनलाइन आपकी रिसर्च की, आपसे मंगवाया मिल्क, और उसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फोकस कंसंट्रेशन के हवाले से भी, इवन की हाइपर एक्टिविटी बच्चों की काफी कम हुई है। वो जैसे अभी आपने और एलिना ने भी ब्रीफ किया कि एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स इन बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, जो कैमल मिल्क के थ्रू कंट्रोल भी होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपके दूध ने वाकई कमाल तो किया है, लेकिन अब आप ही कमाल करें और हमारे पेरेंट के लिए इसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी नीचे रखिएगा। जी नहीं, अभी पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, हमने अपनी डिलीवरी जो है ना उसको इंक्रीज नहीं किया। हम बेसिकली डिलीवरीज को डिस्करेज करते हैं, हम कहते हैं आके पिक करके ले जाए, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जो डिलीवरीज के अंदर हमने इसमें कुछ मिलाया हुआ नहीं होता, तो इसका टेम्परेचर ही इसकी प्रिजर्वेशन है। तो टेम्परेचर ठीक डिस्टर्ब हो जाता है, पेरेंट्स को घर पे नहीं है, कोई कह रहा है थोड़ी देर के बाद आओ, तो हम डिलीवरी से खुद जान छुड़ाते हैं। और दूध की भी प्राइसेस अभी ज्यादा नहीं बढ़ाई है, देखते हैं कब तक रेजिस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है। और वहाँ वन लास्ट क्वेश्चन के वन लास्ट क्वेश्चन कि आप इसको आगे किसी और फॉर्म में भी यूज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर बच्चा दूध नहीं पीता, तो क्या आप सोच रहे हैं कि इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी होना चाहिए कि कैमल मिल्क की बच्चों को इनटेक भी हो, लेकिन जो बच्चे लिक्विड नहीं लेना चाह रहे, जैसे हमारे बच्चे पिकी ईटर भी होते हैं, बहुत से उनको सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, हर बच्चा लिक्विड फॉर्म में चीज नहीं ले सकता या उसको लिक्विड पसंद नहीं है, तो क्या कोई सॉलिड फॉर्म में भी इसका कोई ऑल्टरनेटिव हम दे सकते हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, अभी इसके अंदर हम ज़्यादा आगे नहीं जा सके, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसका जो खोया है वो तैयार किया है, और इसकी आइसक्रीम जो है खोया बनाया है आपने? जी, खोया। और जी खोया, और जो कि ठीक है। डिजर्ट्स में डल सकता है, और बच्चों को उस तरह से भी कुछ ना कुछ जा सकता है कैमल मिल्क का। और खोया कैमल मिल्क 1 लीटर का जो है ना तकरीबन 90 से 100 ml खोया होता है, या ग्राम्स कह लें, इतना निकलता है। जबकि काउ बफलो का जो होता है वो तकरीबन 300-400 ml या ग्राम्स आपके हैं, वो 1 लीटर में से निकलता है, तो इसके इतना कम होता है वाटर इनटेक ज़्यादा होने की वजह से। दूसरा आइसक्रीम है,
और अभी इसका हमने देसी घी बहुत कोशिश की बनाने की, लेकिन वो जैसे मैम मरीना बता रही थी कि इसमें सैचुरेटेड फैट्स जो है वो कम होती है, 2.8 होती है, और जो फैट्स होती है वो भी इतनी हेल्दी होती है। We have wasted hundreds of liters in our experiment, but we could not even get a single drop of desi ghee. यकीन करें, सिंगल ड्रॉप। मैंने कहा यार इतना पैसा लगे, कुछ एक कतरा ही देसी घी का देखने को मिल जाए, लेकिन इसके लिए ये एक बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ये एक बहुत बड़ी मिथ एक और होती है कि जिन बच्चों को केसीन एलर्जी होती है तो कहते हैं कि दूध जो गाय से देसी घी मिलता बनता है वो भी नहीं देना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। एक्चुअली जो देसी घी होता है दैट इज प्योर फैट। आपका इसी वजह से कैमल मिल्क का नहीं बन पा रहा था घी, क्योंकि उसमें फैट्स की क्वांटिटी ना होने के बराबर है। तो जो केसीन और लैक्टोज होती हैं दीज आर प्रोटीन्स। जो घी है दैट इज फैट। इसकी वजह से वो जो है वो आप अपने बच्चों को दे सकते हो अनलेस और अनटिल उनकी इंटॉलरेंस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई क्यों ना हो, क्योंकि वो भी गट लाइनिंग को हील करने में बहुत अच्छा किरदार प्ले करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कमिंग, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम कैमल मिल्क के डिलीवरी के बारे में बात करेंगे कि पेरेंट को हम किस तरह से आसानी से डिलीवर भी कर सकते हैं, प्लस कैमल के मीट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो तो इटसेल्फ एक काफी बड़ा टॉपिक है और उसको हम इसके साथ करना वो मर्ज करेंगे तब तो बहुत ज्यादा आई एम श्योर के टाइम लग जाएगा और सब कुछ है। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू, आपके टाइम का भी, आपने इतना सारा जो हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर किया। आई एम श्योर जो पेरेंट आपके इस नॉलेज से बेनिफिट उठाएंगे वो आपको जरूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और अगेन छोटी सी रिक्वेस्ट के कभी भी कोई भी चीज जिसको हम पेरेंट तक पहुंचाते हैं प्लीज एक रिसर्च के साथ हम पहुंचाएं, क्योंकि ये वो पेरेंट है जो आंख बंद करके किसी भी चीज पर तजर्बा करने को तैयार हो जाते हैं, ये समझते हुए कि इसके अंदर ही क्योर है। ऑटिज्म की कोई क्योर नहीं होती, सिर्फ ट्रीटमेंट होता है। हम इन बच्चों की जिंदगी को आसान करने पर काम कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग्स पे काम कर सकते हैं, इनको सिखा सकते हैं एक डिफरेंट अंदाज से, लेकिन कोई भी बात किसी भी चीज पे ये क्लेम करना कि ये उसकी क्योर है तो क्योर नहीं होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। इसी के साथ ये सेशन वाइंड अप किया जा रहा है और इंशाल्लाह जो पेरेंट्स जिनको कोई भी क्यूरीज होंगी तो वो फिर डायरेक्टली पेज के नीचे जो हम शेयर करेंगे सेशन वहां पर आपसे पूछ लेंगे और आप उसको डायरेक्टली आंसर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अलीना इसको रिकॉर्डिंग को आई थिंक स्टॉप करके तो फिर ही शेयर करेंगे या पॉज करेंगे इसको।